मैंने अपने हाथों से अपनी सुप्रीम बोन निकालकर अपनी छोटी बहन को दे दी, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन मशहूर होने के बाद उसने इमॉर्टल सेक्ट्स की तमाम शक्तियों के साथ मिलकर मुझे इस सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन में सील कर दिया, ताकि मुझे पूरी तरह से रिफाइनिंग करके मिटा सके। जब मेरी सोल लगभग बिखरने वाली थी, तभी इस सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन ने अचानक मेरी पूरी जिंदगी की यादों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया। इस वक्त कैल्ड्रन के बाहर राइटियस पाथ के अनगिनत शक्तिशाली लोग खड़े थे। हालांकि मैं बेहद कमजोर हो चुका था, लेकिन जब तक मैं पूरी तरह राख बनकर खत्म नहीं हो जाता, तब तक इस दुनिया में कोई भी चैन की नींद नहीं सो सकता था, क्योंकि मैं इस संसार की एकमात्र डीमोनेस थी। कॉल्ड्रन के भीतर भयंकर अग्नि धधक रही थी। मेरी चेतना धीरे धीरे विलीन हो रही थी। असहनीय पीड़ा समुद्र की लहरों की तरह मुझ पर टूट रही थी, लेकिन मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं थी। मैं लाल अग्नि की लपटों के पार देखकर बाहर खड़े लोगों के उन ठंडे और निर्दयी चेहरों को निहार रही थी। सबसे आगे खड़ी थी मेरी अपनी छोटी बहन लिन शाओया। उसके शरीर पर चांदनी जैसी उजली फेदर्ड रोब थी। उसके हाथ में अद्वितीय डिवाइन वेपन क्यूशवी सोर्ड था। उसके ठंडे और शांत चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था। उसने मुझे, जो अग्नि में धीरे धीरे निगली जा रही थी, देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, लिन फैन, तुमने अनगिनत पाप किए हैं और हर जगह कत्लेआम मचाया है। आज तुम्हारा सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन में सील होना पूरी तरह तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। आज के बाद इस दुनिया में तुम्हारे जैसे डीमन लॉर्ड का अस्तित्व नहीं रहेगा, और मैं भी आखिरकार अपने अतीत के अंधेरे साए से पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगी। उसकी ये बर्फ जैसी ठंडी बातें सुनकर मुझे अचानक हंसी आ गई, लेकिन मैं हंस भी नहीं पाई। मेरी भोली बहन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी छाती में धड़क रही वह सुप्रीम बोन आखिर किसकी है? क्या तुम्हें पता है कि आज तुम जिस शक्ति के बल पर सबके ऊपर खड़ी हो, वह आखिर किसने अपनी जान देकर तुम्हें दिलाई थी? उसी समय मेरे भीतर की सोल टूटने लगी। तभी वह प्राचीन और रहस्यमय सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन अचानक ऐसी डिवाइन लाइट से फूट पड़ा, जिसने मानो आकाश और धरती को चीर दिया हो। कैल्ड्रन की भीतरी दीवारों पर एक एक करके विचित्र दृश्य उभरने लगे। वो मेरी पिछली यादें थीं, और साथ ही वे सच्चाइयां भी, जो इस दुनिया की सबसे गहरी परतों में दफन थीं। लिन शाओया के बगल में खड़े इमॉर्टल अलायंस लीडर लू चंक्योंग की आंखों में यह दृश्य देखकर हल्का बदलाव आया। उसने खुद को शांत दिखाते हुए अपनी आस्तीन झाड़ी और आसपास मौजूद तमाम कल्टीवेटर्स से गंभीर स्वर में कहा, सभी लोग घबराए नहीं। यह सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन एक प्राचीन डिवाइन आर्टिफैक्ट है। जब यह किसी महान इविल बीइंग को रिफाइनिंग करता है, तब उसकी पूरी जिंदगी की यादों को भी प्रतिबिंबित कर देता है। ये तो और भी अच्छा है। आज पूरी दुनिया साफ साफ देख सकेगी कि यह डीमन लॉर्ड असल में कितना नीच और बेशर्म था, और यह भी कि यह कितना निर्दयी और रक्त पिपासु था। आसपास मौजूद राइटियस पाथ के कल्टीवेटर्स तुरंत सहमति में सिर हिलाने लगे। ये सभी इंसानी चेहरे वाले दरिंदे और पाखंडी लोग थे। वे जोर जोर से उसका समर्थन करने लगे। लिन फैन जैसे डीमन लॉर्ड की मौत पूरी तरह जायज है। उसकी यादों में निश्चित ही सिर्फ खून खराबा और हत्या ही भरी होगी। अच्छा है, इससे फेरी लिन भी उसका असली चेहरा देख पाएंगी। लिन शाओया की नजर उन दृश्यों पर टिक गई। अनजाने में उसके हाथ सोर्ड की मूठ को और कसकर पकड़ने लगे। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसके दिल की गहराइयों में अचानक यह बेचैनी और घबराहट क्यों उठ रही थी, मानो कोई बेहद महत्वपूर्ण चीज उसके सामने जबरदस्ती चीरकर अलग की जाने वाली हो। दृश्यों में प्रकाश और छायाएं आपस में घुलने लगीं। फिर एक विशाल बर्फीला पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दिया। वहां बर्फीले तूफान गरज रहे थे। चारों तरफ घना हिमपात हो रहा था। वह एक ऐसा निषिद्ध क्षेत्र था जहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। उस भयंकर बर्फीले तूफान के बीच एक दुबला पतला साया बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। वह मैं था जब मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी पीठ पर एक लड़की थी जिसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। गहरी बेहोशी में डूबी वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उस समय की 16 वर्षीय लिन शाओया थी। उसके पूरे शरीर से दिल दहला देने वाली काली ऊर्जा निकल रही थी। वह थी पौराणिक 9 नेदर पॉइजन, जिसका कोई इलाज नहीं था। जब दृश्य यहां तक पहुंचा तो कॉल्ड्रन के बाहर खड़े राइटियस पाथ के सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह दृश्य तो काफी पुराना लग रहा है। उस समय डीमन लॉर्ड इतना कमजोर और बदहाल कैसे हो सकता था? लिन शाओया उस दृश्य में अपनी ही उस हालत को घूर कर देख रही थी जहां वह अपने भाई की पीठ पर अधमरी अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसके मन की सबसे गहराई में दबी हुई यादें इस क्षण पागलों की तरह जागने लगीं। दृश्य में बर्फीला तूफान और भी भयंकर होता जा रहा था, मानो वह दोनों की परछाइयों को पूरी तरह निगल लेना चाहता हो। मेरे दोनों पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे। हर कदम पर बर्फ में एक खून से भरा पदचिह्न छूट जाता था, लेकिन मेरे हाथ अब भी लिन शाओया को कसकर थामे हुए थे। मुझे डर था कि कहीं वह मेरी पीठ से फिसल न जाए।
मैं लगातार उसके कान के पास झुककर पुकार रहा था, शाओयाम, तुम हिम्मत मत हारना, भैया तुम्हें जरूर बचाएगा। हम बस पहाड़ की चोटी पर मौजूद मेडिसिन पाथ तक पहुंचने वाले हैं, तुम बिल्कुल भी सो मत जाना। लेकिन मेरी पीठ पर पड़ी लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी जीवन शक्ति बेहद डरावनी गति से खत्म होती जा रही थी। 9 नेदर पॉइजन पहले ही उसके 5 आंतरिक अंगों में फैल चुका था। उस समय मैं केवल एक साधारण शिष्य था जिसने अभी अभी कल्टीवेशन के मार्ग पर कदम रखा था। ऐसे जहर के सामने, जिससे महान अमर भी बेबस हो जाते थे, मैं बिल्कुल असहाय था। लेकिन मुझे एक तरीका पता था जिससे उसे बचाया जा सकता था। वह था मेरी जन्मजात सुप्रीम बोन को अपने शरीर से निकालकर उसके शरीर में प्रत्यारोपित करना। सुप्रीम बोन की विनाशकारी और चमत्कारी जीवन शक्ति के सहारे उसके शरीर को शुद्ध करना और 9 नेदर पॉइजन को पूरी तरह दूर करना। दृश्य में मैं लिन शाओया को पीठ पर लेकर आखिरकार एक ऐसी बर्फीली गुफा तक पहुंच गया जहां तेज हवा नहीं पहुंच रही थी। मैंने बहुत सावधानी से उसे एक समतल बर्फीले पत्थर पर लिटा दिया। उसकी लगभग रुक चुकी सांसों को देखते हुए मेरी आंखों में अटल दृढ़ता भर गई। मैंने अपनी कमर से वह जंग लगी लोहे की छुरी निकाली। बिना जरा भी हिचकिचाए मैंने उसे सीधे अपनी छाती में पूरी ताकत से घोंप दिया। ये दृश्य देखकर कैल्ड्रन के बाहर मौजूद सभी लोगों ने ठंडी सांस खींच ली। कुछ ही पल पहले तक शोर से भरी भीड़ अचानक पूरी तरह खामोश हो गई। यहां तक कि लोगों की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। लिन शाओया तो सीधे जमीन पर गिर बैठी। उसका चेहरा इतना पीला पड़ चुका था कि उसमें खून की एक बूंद तक नहीं बची थी। नहीं, यह असंभव है, वह अपने दिल में पागलों की तरह चिल्ला रही थी। मेरी सुप्रीम बोन तो जन्मजात थी। लिन फान मेरी प्रतिभा से जलता था। जब मैं घायल थी तब उसने जबरदस्ती मेरा दूसरा ओरिजिन छीन लिया था। वह मुझे अपनी सुप्रीम बोन कैसे दे सकता है? लेकिन दृश्य में दिखाई दे रहा सब कुछ बेहद वास्तविक और निर्दयी था। मैं उस खुरदुरी लोहे की छुरी से धीरे धीरे अपने ही शरीर का मांस और त्वचा काट रहा था। ताजा खून फव्वारे की तरह बाहर फूट पड़ा और पूरी बर्फीली गुफा को लाल रंग में रंग दिया। यहां तक कि दृश्य भी पूरी तरह रक्तिम हो गया। दर्द से मेरा पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। ठंडा पसीना और खून लगातार बह रहे थे। लेकिन मैंने दांत भींचकर सब सह लिया और एक कराह तक नहीं निकाली, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी बेहोश छोटी बहन जाग न जाए। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से उस सुप्रीम बोन को जबरदस्ती अपने सीने की गहराई से निकाल लिया। वह सुप्रीम बोन अनगिनत सुनहरी किरणें बिखेर रही थी और उसे सर्वोच्च पवित्र आभा निकल रही थी। जिस क्षण सुप्रीम बोन मेरे शरीर से अलग हुई, उसी पल मेरे मुंह से खून का बड़ा फव्वारा निकल पड़ा। मेरी सारी कल्टीवेशन एक ही क्षण में पूरी तरह नष्ट हो गई। मेरा शरीर भी आंखों के सामने तेजी से सूखने और कमजोर होने लगा। लेकिन मुझे इन सब की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैंने कांपते हुए हाथों से उस सुप्रीम बोन को बेहद सावधानी से लिन शाओया की छाती में समाहित कर दिया। जैसे ही सुप्रीम बोन उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उससे समुद्र की लहरों जैसी अथाह जीवन शक्ति फूट पड़ी। लिन शाओया के शरीर में फैला 9 नेत्र पॉइजन सुनहरी रोशनी के सामने पहली बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे फिर से गुलाबी और स्वस्थ होने लगा। उसकी सांसें भी दोबारा स्थिर और शक्तिशाली हो गईं। और मैं खून के तालाब में एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था। मेरे होंठ फट चुके थे और मैं मौत के दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन मेरे चेहरे पर संतोष और राहत से भरी मुस्कान थी। जब तक मेरी छोटी बहन जिंदा रह सकती है, तब तक मेरे साथ क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैल्ड्रन के बाहर लिन शाओया पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वह कांपते हुए अपने सीने को छू रही थी। उस सुप्रीम बोन की हर धड़कन उसे अनंत शक्ति का एहसास कराती थी। अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई जन्मजात शक्ति नहीं थी। यह उसके अपने बड़े भाई द्वारा अपनी जान और असहनीय पीड़ा की कीमत पर निकाली गई सुप्रीम बोन थी, जो उसे दी गई थी। उस समय जब वह होश में आई थी, उसने खुद को पूरी तरह सुरक्षित पाया था। लेकिन लिन फैन एक ऐसे इंसान में बदल चुका था जो कल्टीवेशन तक नहीं कर सकता था। यहां तक कि वह अक्सर उससे ठंडे और बेरुखे व्यवहार से पेश आता था। इसलिए उसने सोचा कि लिन फैन खुद ही निकम्मा और नाकाम हो गया है। बाद में दूसरों की उकसाहट और अफवाहों ने भी उसके मन को प्रभावित किया और उसने पूरी तरह मान लिया कि लिन फैन एक स्वार्थी और नीच इंसान है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सच्चाई इतनी क्रूर होगी। एक तरफ खड़ा लुकांग क्वोंग समझ गया कि हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। वह तुरंत आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में चिल्लाया, सभी लोग इस डीमन लॉर्ड की चाल में मत फंसिए। यह निश्चित रूप से लिन फैन द्वारा मरने से पहले इस्तेमाल किया गया डीमनिक इल्यूजन है। वह हम सबके डीमन एक्सटर्मिनेशन के संकल्प को कमजोर करना चाहता है। जरा सोचिए, अगर डीमन लॉर्ड सचमुच इतना भावुक और त्यागी था, तो बाद में वह ऐसा खूंखार हत्यारा क्यों बन गया जिसे पूरी दुनिया मारना चाहती थी? उसने इतने निर्दोष लोगों का कत्लेआम क्यों किया?
इसमें जरूर कोई साजिश है। लू कांगचों की बात सुनकर वे राइटियस पाथ कल्टीवेटर्स, जो अभी कुछ देर पहले डगमगा गए थे, फिर से असमंजस में पड़ गए। सही कहा, यह जरूर डीमन लॉर्ड की कोई चाल है। वह इतना नेकदिल कैसे हो सकता है? फेरी लिन, कृपया इसके झांसे में मत आइए। लिन शाओया लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसकी आंखें सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन पर टिकी हुई थीं। आखिरकार उसके आंसू रुक नहीं पाए और बहने लगे। उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने दिल में बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, भैया क्या ये सब सच है? आपने मुझसे इतने सालों तक ये बात क्यों छिपाई? दृश्य एक बार फिर बदलने लगा। ये सुप्रीम बोन खोने के 3 साल बाद की बात थी। मैं अब पूरी तरह एक साधारण इंसान बन चुका था। अपने परिवार में मुझे हर तरफ से ताने, अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ता था। जो कभी प्रतिभाशाली जीनियस था, वह अब एक बेकार इंसान बन चुका था। कोई भी मेरे सिर पर पैर रखकर मुझे कुचल सकता था। लेकिन इसके बावजूद मैं चुपचाप लिन शाओया पर नजर रखे हुए था। उस समय लिन शाओया ने सुप्रीम बोन को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। उसने ऐसी चौंका देने वाली कल्टीवेशन टैलेंट दिखाई कि अनगिनत सेक्ट मास्टर्स और शक्तिशाली कल्टीवेटर्स की नजर उस पर टिक गई। वह हर तरफ सम्मान और शोहरत से घिरी हुई थी और मैं उसी समय चुपचाप अपने परिवार को छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं जानता था कि सुप्रीम बोन खोने के बाद यदि मैं परिवार में बना रहा तो मैं सिर्फ लिन शाओया की कमजोरी और बोझ बन जाऊंगा। मैं अकेला ही खतरों से भरे डीमन बीस्ट वेस्टलैंड में पहुंच गया। एक संयोगवश अवसर पर मैं एक प्राचीन शक्तिशाली कल्टीवेटर के रूइंस में भटक कर पहुंच गया। वहां मुझे राइटियस पाथ की कोई सर्वोच्च कल्टीवेशन टेक्निक नहीं मिली। मुझे केवल एक अधूरी डिवाइन डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट मिली। इस कल्टीवेशन टेक्निक को सुप्रीम बोन की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि इसमें असाधारण कल्टीवेशन टैलेंट की भी जरूरत नहीं थी। इसमें केवल इतना आवश्यक था कि साधक के पास अटूट इच्छा शक्ति और असीम साहस हो। उसे बार बार जीवन और मृत्यु की सीमा पर भटकना पड़ता था, तभी वह अपने शरीर की सीमाओं को तोड़कर एक साधारण नश्वर शरीर को फिर से गढ़ सकता था। दृश्य में इस कल्टीवेशन टेक्निक का अभ्यास करने के लिए मैं खुद ही हजारों फीट गहरी खाई के नीचे मौजूद 9 नेदर लावा में कूद गया। भयंकर अग्नि मेरे शरीर के हर हिस्से को जला रही थी। वह पीड़ा सुप्रीम बोन निकालने के दर्द से भी 100 गुना अधिक भयानक थी। लेकिन अपनी छोटी बहन की रक्षा करने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के संकल्प के बल पर मैं उस लावा में डटा रहा। हर बार जब मेरा मांस और त्वचा जलकर राख हो जाते तो डिवाइन डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट की शक्ति उन्हें फिर से उगा देती। मेरा शरीर धीरे धीरे इस्पात से भी अधिक मजबूत होता गया। मेरे शरीर का रक्त भी सुनहरे रंग में बदलना शुरू हो गया। जब मैंने इस टेक्निक की पहली परत पूरी कर ली और एबिस छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तब वेस्टलैंड के किनारे मैंने एक भयावह दृश्य देखा। व्यापारियों का एक दल निर्दयी डाकुओं के एक समूह से घिरा हुआ था। उन डाकुओं की ताकत बेहद शक्तिशाली थी। उनका नेता तो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेट स्टेज का कल्टीवेटर भी था, जबकि व्यापारियों के दल में केवल एक खून से लथपथ लाल वस्त्र पहने युवती थी, जो एक टूटी हुई तलवार हाथ में लेकर अपने पीछे घायल नौकरों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा रही थी। वह युवती और कोई नहीं बल्कि मेरी पहली शिष्या शेन ऑक्स्यू थी। इस समय शेन ऑक्स्यू भी कैल्ड्रन के बाहर खड़े राइटियस पाथ के लोगों के बीच मौजूद थी। उसने बर्फ जैसी सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसकी पीठ पर संसार भर में प्रसिद्ध फ्रॉस्टमॉन डिवाइन स्वॉर्ड टंगी हुई थी। वह वर्तमान कल्टीवेशन वर्ल्ड की सर्वसम्मति से मानी जाने वाली नंबर 1 स्वॉर्ड इमॉर्टल थी। जब उसने दृश्य में अपने पुराने स्वरूप को देखा तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उस समय की वह केवल एक ऐसी लड़की थी जिसके परिवार का विनाश हो चुका था और जो अपने दुश्मनों से भागती फिर रही थी। लेकिन जिसने उसे बचाया था वह कोई और नहीं बल्कि उसका वही डीमन लॉर्ड मास्टर था जिससे वह सबसे अधिक नफरत करती थी। दृश्य में डाकुओं के नेता ने एक ही वार में शेन ऑक्स्यू के हाथ की टूटी हुई तलवार उड़ा दी। उसके चेहरे पर अत्यंत क्रूर और वासनापूर्ण मुस्कान उभर आई। छोटी लड़की, अब चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारे लिन फैमिली का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। जब शेन ऑक्स्यू ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं और दुश्मनों के साथ मरने के लिए अपना गोल्डन कोर विस्फोट करने की तैयारी कर ली, तभी मैं आसमान से उतरकर वहां आ पहुंचा। मैंने बेहद साधारण कपड़े पहन रखे थे, बल्कि कुछ जगहों से फटे हुए कपड़े पहने हुए था। मेरे शरीर से जरा भी स्पिरिचुअल पावर का आभास नहीं हो रहा था। मुझे देखकर डाकू जोर जोर से हंसने लगे। ये भिखारी कहां से आ गया? तू भी हमारी राह में आने की हिम्मत करता है? इसे एक ही वार में काट डालो। मेरी ओर उड़कर आती दर्जनों फ्लाइंग स्वॉर्ड्स और मैजिक ट्रेजर्स को देखकर भी मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मैंने बस बेहद साधारण ढंग से एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह कदम जमीन पर पड़ा, पूरी धरती भयंकर रूप से कांप उठी। डिवाइन डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट की भयावह शक्ति उसी क्षण फूट पड़ी। एक अदृश्य शारीरिक शक्ति की लहर समुद्र की तरह चारों ओर फैल गई। जैसे ही वे फ्लाइंग स्वॉर्ड्स और मैजिक ट्रेजर्स उस शक्ति से टकराए, वे सीधे अपनी सबसे मूल अवस्था की राख में बदल गए। मैंने एक हाथ आगे बढ़ाया, फिर हवा में ही हल्के से दबाव डाला।
वे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के डाकू चीख तक नहीं पाए। वे सीधे कई रक्तमय धुंध के गुच्छों में बदल गए। ये दृश्य देखकर कैल्ड्रन के बाहर मौजूद राइटियस पाथ के कल्टीवेटर्स एक बार फिर दंग रह गए। कितनी भयानक शारीरिक शक्ति है! सिर्फ शरीर की कंपन से ही मैजिक ट्रेजर्स को नष्ट कर दिया। क्या कोई कल्टीवेटर सच में ऐसा कर सकता है? शेन ऑक्स्यू उस दृश्य में अपने सामने खड़े उस चौड़े और मजबूत कंधों वाले व्यक्ति की पीठ को देखती रह गई। उसके होंठ हल्के हल्के कांपने लगे। उसे याद था कि उस समय एक रहस्यमयी सीनियर ने उसकी जान बचाई थी और फिर जबरदस्ती उसे अपना शिष्य बना लिया था। उसकी यादों में यह मास्टर हमेशा बेहद कठोर रहा था। वह अक्सर उसे तरह तरह के जानलेवा खतरों में धकेल देता था, यहां तक कि उसे ऐसे डीमन बीस्ट से लड़ने के लिए मजबूर करता था जो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। वह हमेशा सोचती रही कि उसका मास्टर उसके साथ अत्याचार कर रहा है, कि वह उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से बाद में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सेक्ट को छोड़ दिया। वह राइटियस अलायंस में शामिल हो गई। यहां तक कि जब सब लोग मुझे घेर कर मारने आए थे तब उसने अपने हाथों से मुझे एक तलवार भी मारी थी। लेकिन क्या सच्चाई सच में ऐसी ही थी? दृश्य अब भी आगे बढ़ रहा था। शेन ऑक्स्यू को बचाने के बाद मैंने उसके खून से लथपथ और दयनीय हाल को देखा। फिर ठंडे चेहरे के साथ उससे कहा, बदला लेना चाहती हो? अगर बदला लेना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। शेन ऑक्स्यू ने दांत भींचकर सिर हिला दिया। उस दिन से वह मेरे साथ स्वॉर्ड डाउ का अभ्यास करने लगी। दृश्य में उसकी यादों के वे पल एक एक करके सामने आने लगे जिन्हें वह कभी भूल नहीं पाई थी। ये एक ऐसी बर्फीली घाटी थी जो 10,000 वर्षों से कभी नहीं पिघली थी। मैंने शेन ऑक्स्यू को मजबूर किया था कि वह पतले कपड़े पहनकर घाटी के सबसे ठंडे प्रोफाउंड आइस पूल में बैठकर कल्टीवेशन करे। अगर वह बाहर निकलने की कोशिश करती तो मैं उसे बेहद कठोर कोड़े से वापस पानी में धकेल देता। हर बार जब वह ठंड से कांपती हुई दर्द में रोती थी और आइस पूल के भीतर आंसू बहाती थी, तब मैं हमेशा किनारे पर खड़ा रहता था। मेरे हाथ में कोड़ा होता था और मैं ठंडे भावहीन चेहरे के साथ उसे देखता रहता था। यहां तक कि मैंने उसे कभी एक सांत्वना भरा शब्द तक नहीं कहा। दृश्य में दिखाई दे रही शेन ऑक्स्यू अपने दिल में मुझसे बेहद नफरत करती थी। वह आइस पूल के भीतर मन ही मन कसम खाती थी कि जब वह शक्तिशाली बन जाएगी, जब वह सचमुच शक्तिशाली बन जाएगी, तो वह अपने हाथों से इस निर्दयी राक्षस को मार डालेगी जो उसे लगातार यातना देता था। लेकिन कैल्ड्रन के बाहर खड़ी शेन ऑक्स्यू ने दृश्य को देखते हुए अचानक कुछ ऐसे विवरण देखे जिन पर उसने उस समय कभी ध्यान ही नहीं दिया था। हर बार जब वह आइस पूल में अपनी सीमा तक पहुंचकर बेहोश हो जाती थी, दृश्य में मैं तुरंत अपना कोड़ा फेंक देता था। फिर घबराहट और चिंता से भरे चेहरे के साथ प्रोफाउंड आइस पूल में कूद जाता था और उसे अपनी बाहों में उठा लेता था। उसके शरीर में घुस चुकी अत्यधिक ठंडी ऊर्जा को दूर करने और उसकी मेरिडियंस को क्षति से बचाने के लिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के डिवाइन डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट का संचालन करता था। फिर अपने शरीर के भीतर मौजूद उस अमूल्य परम यांग और परम दृढ़ गोल्डन डिवाइन ब्लड को अपनी उंगलियों से एक एक बूंद निकालता था और जबरदस्ती उसे उसके मुंह में पिला देता था। हर बार जब मैं उसे अपना रक्त पिलाता था, मेरा चेहरा थोड़ा और पीला पड़ जाता था, यहां तक कि अत्यधिक रक्तहानि के कारण मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता था। और ताकि उसे इस बात का पता न चले, जब शेन ऑक्स्यू होश में आने वाली होती थी तब मैं चुपचाप उसके होंठों के किनारों पर लगे खून के निशान साफ कर देता था। फिर दोबारा वही ठंडा और कठोर चेहरा पहन लेता था और पूल के किनारे लौटकर उस कोड़े को उठा लेता था जिसे मैं वास्तव में कभी पूरी ताकत से उस पर चला ही नहीं पाता था। यहां तक पहुंचते ही शेन ऑक्स्यू के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वह पूरी तरह टूट गई। उसके घुटने जवाब दे गए और वह सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन के पास घुटनों के बल गिर पड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि वह आइस पूल में बार बार अपनी सीमाएं पार कर पाई थी। यह उसकी असाधारण प्रतिभा की वजह से नहीं था और न ही इसलिए कि उसने अपने दम पर कोल्ड पॉइजन का सामना कर लिया था। असल में उसके मास्टर हमेशा उसकी रक्षा कर रहे थे। कितनी हास्यास्पद बात थी कि वह हमेशा यही सोचती रही कि उसका मास्टर उसे यातना दे रहा है। यहां तक कि अंतिम युद्ध में उसने अपने हाथों से फ्रॉस्ट मोन को उसके सीने में घोंप दिया था। मास्टर, ऐसा क्यों? शेन ऑक्स्यू फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी आवाज अनंत पछतावे और पीड़ा से भरी हुई थी। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आपने सच बताने के बजाय मुझे आपसे नफरत करने देना क्यों चुना? इस समय लू कांग क्वोंग का चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस डीमन लॉर्ड की पिछली यादें लगातार 2 फीमेल एम्परर्स के डाउ हार्ट को हिला देंगी। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो उसका राइटियस अलायंस बिना लड़े ही टूट सकता था। उसने भीड़ में मौजूद अपने कुछ भरोसेमंद एल्डर्स को एक नजर से संकेत दिया। वे तुरंत उसका इशारा समझ गए और फिर वे भीड़ के बीच जोर जोर से बोलने लगे। भले ही डीमन लॉर्ड ने अपने शिष्य पर कुछ एहसान किए हों, लेकिन इससे यह सच नहीं बदलता कि वह एक खूनी दानव है। सब लोग मत भूलिए कि उसने अपनी दूसरी शिष्या चू चिंग के साथ क्या किया था। उसने अपने हाथों से चू चिंग की दोनों आंखें निकाल ली थीं और उसकी हेवनली वेन्स भी छीन ली थीं।
लिंगलोंग हार्ट। जैसे ही चू चिंग-चेंग का नाम लिया गया, भीड़ में खड़ी एक सौम्य और शांत स्वभाव की हरे वस्त्रों वाली महिला का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसकी आंखों पर सफेद रेशमी पट्टी बंधी हुई थी। उसके शरीर से गहरी औषधीय सुगंध और जीवन शक्ति की आभा निकल रही थी। वह थी वर्तमान मेडिकल डाउ वर्ल्ड की सर्वोच्च हस्ती, मिस्टीरियस हीलर एम्प्रेस चू चिंग-चेंग। उसकी दृष्टिहीनता का कारण यही था कि कई वर्ष पहले उसके मास्टर लिन फैन ने अपने शरीर को पुनर्निर्मित करते समय उसकी दोनों आंखें निकाल ली थीं। चू चिंग-चेंग चुपचाप वहीं खड़ी रही। हालांकि वह देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन पर उभर रहे दृश्यों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। दृश्य एक बार फिर बदल गया। अब वहां एक प्राचीन और रहस्यमयी मेडिसिन किंग वैली दिखाई दे रही थी। उस समय की चू चिंग-चेन जन्म से ही अंधी थी। अपने परिवार में उसे अशुभ माना जाता था। वह एक त्यागी हुई संतान थी, क्योंकि उसके शरीर में जन्मजात हेवनली वेंस और लिंगलोंग हार्ट नहीं थे। उसका जीवन हर दिन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। वह केवल मामूली औषधियों के सहारे किसी तरह जीवित थी। मैं ही था जिसने उसे खोजा था, और मैं ही उसे मेडिसिन किंग वैली लेकर आया था। दृश्य में मैं उसके जन्मजात दोष का इलाज करने वाली डिवाइन मेडिसिन की खोज में अकेला फॉरबिडन लैंड, ड्रैगन एंशिएंट अबिस में घुस गया था। वह ऐसा मृत्यु क्षेत्र था जहां क्वाजी एम्परर रेल्म के विशेषज्ञ भी आसानी से कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। दृश्य में मैं अबिस के भीतर 9 हेडेड इविल फ्लड ड्रैगन के साथ पृथ्वी हिला देने वाला युद्ध कर रहा था। सुप्रीम बोन खो देने के बाद मैं पूरी तरह अपने शक्तिशाली शरीर और अटूट जीवन शक्ति के बल पर लड़ रहा था। मेरा कंधा चीर दिया गया था। मेरे पेट को इविल फ्लड ड्रैगन की विशाल पूंछ ने भेद दिया था। मेरा खून एबिस की चट्टानों को लाल रंग में रंग चुका था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। आखिरकार डिवाइन डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट में एक और तूपो हासिल करके मैंने अपने नंगे हाथों से 9 हेडेड इविल फ्लड ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उस सेक्रेड फ्लावर होली मदर को प्राप्त कर लिया, जिसमें जीवन को पुनर्निर्मित करने की शक्ति थी। लेकिन जब मैं पूरे शरीर पर खून लिए मेडिसिन किंग वैली लौटा, तो मैंने देखा कि पूरी वैली को कुछ अनचाहे मेहमानों ने चारों ओर से घेर रखा था। ये लोग प्रतिष्ठित राइटियस सेक्ट्स की वेशभूषा पहने हुए थे। वे डीमन एक्सटर्मिनेशन के नाम का झंडा उठाए हुए थे, लेकिन असल में वे छोटी उम्र की चू चिंग-चेंग को मजबूर कर रहे थे कि वह चू फैमिली की सर्वोच्च मेडिकल मैनुअल उन्हें सौंप दे। चू चिंग-चेंग ने मर जाना स्वीकार किया, लेकिन झुकना नहीं। इस पर वे तथाकथित राइटियस कल्चरेटर्स क्रोध से पागल हो गए और उन्होंने वहीं उसका एसेंस ब्लड पूरी तरह निकाल लेने का निर्णय कर लिया। ठीक उसी निर्णायक क्षण पर मैं असीम हत्या भावना के साथ आकाश से उतरा। वह दिन था जब मैंने पहली बार दुनिया के सामने डीमन लॉर्ड का अपना असली रूप दिखाया। मैंने उनसे किसी प्रकार की बहस या तर्क नहीं किया, क्योंकि पूर्ण बुराई के सामने तर्क इस संसार की सबसे बेकार चीज है। मैंने एक मुक्के से एक राइटियस एल्डर को खून की धुंध में बदल दिया। अपने हाथों से उनकी माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को चीर कर रख दिया। उस युद्ध में मैंने हमला करने आए उन सभी पाखंडी लोगों का पूरी तरह सफाया कर दिया। उनके खून से पूरी मेडिसिन किंग वैली लाल हो गई, और ठीक उसी दिन से मुझे राइटियस इमॉर्टल सेक्ट्स द्वारा सबसे वांछित डेमन के रूप में घोषित कर दिया गया। उन्होंने मुझे निर्दयी हत्यारे का नाम दिया, लेकिन मुझे इन बदनामियों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं वैली के भीतर लौटा और लगभग मृत्यु के द्वार पर खड़ी चू चिंग-चेंग को देखा। मैं समझ गया था कि सेक्रेड फ्लावर होली फ्रूट भले ही बेहद दुर्लभ हो, लेकिन वह ऐसी लड़की को नहीं बचा सकता था जिसकी जीवन शक्ति लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अगर उसे जीवित रखना था तो उसके शरीर में जीवन को फिर से गढ़ने के लिए डिवाइन लेवल हार्ट और डिवाइन आइज की आवश्यकता थी। दृश्य में मैं चुपचाप चू चिंग-चेंग के बिस्तर के पास बैठा था। मैं उस लड़की को देख रहा था जो जन्म से अंधी होने के बावजूद हमेशा कोमल और दृढ़ रही थी। मेरी आंखों में पहले कभी न दिखी कोमलता उभर आई। चिंग-चेंग, तुम्हारा मास्टर तुम्हें मरने नहीं देगा। क्या चाहिए? एक हेवनली वैन लिंगलोंग हार्ट और एक जोड़ी डबल पिल्स? तुम्हारा मास्टर अभी तुम्हें दे देता है। जैसे ही डबल पिल्स शब्द सुनाई दिया, कैल्ड्रन के बाहर मौजूद सभी लोग फिर से जोरदार सदमे में आ गए। क्या उस समय डीमन लॉर्ड के पास डबल प्यूपिल्स भी थे? ये कैसे संभव है? लिन शाओया भी स्तब्ध रह गई। वह दृश्य में मुझे खाली नजरों से देखती रही। फिर उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन फैन के पास सिर्फ सुप्रीम बोन ही नहीं थी, बल्कि उसके पास जन्मजात पौराणिक इनविंसिबल डबल प्यूपिल्स भी थी? हाँ, सुप्रीम बोन खो देने के बाद डिवाइन डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के अभ्यास के माध्यम से मैंने अपने शरीर में चमत्कारिक रूप से दूसरी सुप्रीम मैनिफेस्टेशन विकसित कर ली थी। वह थी डबल प्यूपिल्स, ऐसी आंखें जो हर भ्रम को भेद सकती थीं और पूरे संसार के रहस्यों को देख सकती थीं।
अगर मेरे पास डबल पिल्प्स और डिवाइन डीमन बॉडी दोनों बने रहते तो समय के साथ मैं निश्चित रूप से समस्त हेवंस को परास्त करने वाला सर्वोच्च अस्तित्व बन सकता था। लेकिन अपने मृत्युशैया पर पड़े शिष्य को देखकर मैंने बिना एक पल सोचे अपना सब कुछ त्यागने का निर्णय लिया। दृश्य में मैंने एक बार फिर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। डिवाइन डीमन पावर मेरे हाथों में एकत्र होने लगी और फिर मैंने अपनी कठिन साधना से प्राप्त दोनों आंखें अपने हाथों से निकाल ली। इसके बाद मैंने अपनी छाती चीर डाली और डिवाइन डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के पूर्ण होने पर बने हेवनली वेन लिंगलोंग हार्ट को भी अपने शरीर से अलग कर लिया। उसी क्षण मेरे शरीर की सुनहरी आभा पूरी तरह बुझ गई। मेरी जीवन शक्ति इतनी कमजोर हो गई मानो तूफान में टिमटिमाता हुआ अंतिम दीपक हो। मैंने अकल्पनीय पीड़ा को सहते हुए टटोल टटोल कर लिंगलोंग हार्ट और डबल पिल्स को छू चिंगचेंग के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया, लेकिन ताकि छू चिंगचेंग को सच्चाई पता न चले और उसके मन पर बोझ न बने, मैंने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके उसकी इस पूरी स्मृति को मिटा दिया और जानबूझकर उसके लिए एक ठंडा, निर्दयी और अपमान से भरा पत्र छोड़ दिया। उस पत्र में मैंने लिखा कि मैंने उसका साधारण हृदय और उसकी आंखें छीन ली हैं और उनकी जगह डीमन रेस के घटिया और दूषित अवशेष लगा दिए हैं। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि उसके भीतर मेरे प्रति नफरत पैदा हो सके और मुझे मजबूर कर सके कि मैं इस विवादों से भरी जगह को छोड़कर और भी अधिक शक्ति की तलाश में निकल जाऊं। यहां तक पहुंचते ही चू चिंगचेंग की छाती में धड़क रहा हेवनली वेन लिंगलोंग हार्ट अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। वह मेरे शरीर की मूल शक्ति से जन्मा हुआ था। जब उसने महसूस किया कि उसका पूर्व मालिक हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है तो उसने मानो शोक और पुकार की आवाज निकाली। छू चिंगचेंग की आंखों के कोनों से दो धार आंसुओं की बह निकली। उन्होंने उसकी आंखों पर बंधी सफेद रेशमी पट्टी को पूरी तरह भिगो दिया। वह बेबस होकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके हाथ कठोर भूमि को इतनी ताकत से पकड़े हुए थे कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। क्यों ऐसा क्यों हुआ मास्टर? उस समय आपने मेरी आंखें इसलिए निकाली थीं कि मुझे बचा सकें। आपने मुझे कोई डीमन आर्टिफैक्ट नहीं दिया था, बल्कि अपने ही डबल पिल्प्स का कोर दे दिया था और मैंने उन्हीं डबल पिल्प्स का इस्तेमाल युद्ध भूमि में आपकी कमजोरियां खोजने के लिए किया। मैंने लुकांकियों की मदद की ताकि वे आपको मौत के किनारे तक पहुंचा सकें। मैं सचमुच मरने लायक हूं। सबसे बड़ा अपराधी मैं ही हूं। लगातार 3 अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पक्ष बदल लेने से पूरे हेवनली पैलेस में रोने की आवाजें गूंज उठीं। आसपास मौजूद राइटियस पाथ कल्टीवेटर्स पूरी तरह घबरा गए। जो नारे वे अभी तक गुस्से में लगाते आ रहे थे, इस क्षण वे बेहद हास्यास्पद और खोखले लगने लगे। लुकांग क्वोंग का चेहरा इतना बदसूरत हो चुका था कि मानो उससे पानी टपकने वाला हो। उसे पता था कि अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो उसकी पूरी योजना नष्ट हो जाएगी। उसने चुपके से अपने शरीर की विशाल स्पिरिचुअल पावर को संचालित किया और सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन की रिफाइनिंग स्पीड को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश करने लगा। जब तक लिनफैन की सोल पूरी तरह नष्ट हो जाए तब तक सारी सच्चाइयां भी उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। उसके बाद भी वही समस्त हेवंस में प्रसिद्ध राइटियस लीडर बना रहेगा। अचानक लिन शाओया खड़ी हो गई। उसने अपनी तलवार सीधे लू चंगशोंग की ओर तान दी। उसका चेहरा 10,000 वर्ष पुरानी प्रोफाउंड आइज की तरह ठंडा था। अलायंस लीडर लू, आप अभी सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन को इतनी जल्दी सक्रिय करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर आप किस बात से डर रहे हैं? या फिर क्या आपके मन में अपराध बोध है? शेन ऑक्स्यू और चू चिंगचिंग भी उसी समय खड़ी हो गईं। उनके शरीरों से भयानक क्वाज़ी एम्परर प्रेशर फूट पड़ा और वह पूरी तरह लू चंगचोंग पर केंद्रित हो गया। शेन ऑक्सुए ने ठंडी आवाज में कहा, आज अगर किसी ने भी मेरे मास्टर का एक बाल भी छुआ तो मैं अपनी फ्रॉस्टमॉन्ड से इस पूरे हेवनली पैलेस को समतल कर दूंगी। छू चिंगचिंग ने भी बर्फ जैसी आवाज में उसका समर्थन किया। लुकांग क्योंग, उस समय जब मेरा शरीर पुनर्निर्मित हुआ था, मास्टर के अलावा उस घटना की पूरी सच्चाई केवल तुम्हें ही पता थी। क्या तुम ही वह व्यक्ति थे जिसने बीच में झूठ फैलाकर मुझे मास्टर के खिलाफ भड़काया था? तीनों फीमेल एम्परर्स के सवालों का सामना करते हुए भले ही लू कांगच्योंग अंदर से घबरा चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी शांति बनी हुई थी। उसने पूरी धर्मपरायणता का दिखावा करते हुए कहा, तीनों फेरी, कृपया इस डीमन लॉर्ड के भ्रम में मत फंसिए। मान लिया कि ये सारी बातें सच हैं, तो भी वह सिर्फ तुम लोगों के प्रति अच्छा था। क्या इससे यह सच बदल जाएगा कि उसने अनगिनत सेक्ट्स का संहार किया और असंख्य जीवों का कत्लेआम किया? सब लोग ये मत भूलिए कि उसकी अंतिम शिष्या ये लिंगर का क्या हुआ था। उसने अपने हाथों से उसे जबरदस्ती 10,000 सोल्स बैनर का आर्टिफैक्ट स्पिरिट बना दिया था। क्या इतनी क्रूर हरकत भी उसके भले के लिए की गई थी? ये लिंगर का नाम सुनते ही सबकी नजरें अनायास ही पास खड़े एक काले विशाल बैनर पर जा टिकी। उस बैनर से असीम डिमोनिक की और मॉन्स्टर की निकल रही थी। वह था समस्त हेवंस में प्रसिद्ध डिमोनिक ट्रेजर 10,000 सोल्स बैनर। उस बैनर के केंद्र में गहराई से एक अत्यंत घमंडी और जंगली आभा वाली लाल छाया सोई हुई थी। वह थी मेरी तीसरी शिष्या, डीमन एम्परर
ये लिंग। जैसे ही लू कांकियों की बात समाप्त हुई, सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन पर उभरता दृश्य एक बार फिर बदल गया। अब वहां रक्त जैसे लाल रंग से रंगा सनसेट वोल्केनो दिखाई देने लगा। वह डीमन रेस की पवित्र भूमि थी। उस समय तक मैं सुप्रीम बोन और डबल प्यूपिल्स को लगातार त्यागने के कारण अपनी शक्ति के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका था। यहां तक कि मेरे डिवाइन डीमन बॉडी पर अनगिनत दरारें पड़ चुकी थीं। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने कदम नहीं रोके, क्योंकि इस दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों को निगल जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी को करना ही पड़ता है। और ठीक उसी समय मेरी मुलाकात ये लिंगर से हुई। वह स्कारलेट फ्लेम गोल्डन क्रो प्रिंसेस थी, जिसका डिवाइन सोल डीमन रेस के गद्दारों द्वारा किए गए पीछा करने के कारण लगभग बिखरने वाला था। दृश्य में ये लिंगर के पिता को गद्दारों ने षड्यंत्र करके मार डाला था। उन गद्दारों ने राइटियस पाथ के कुछ पाखंडी सेक्ट मास्टर्स के साथ हाथ मिला लिया था। वे ये लिंगर के शरीर से गोल्डन क्रो डिवाइन ब्लड निकालकर अमृता की औषधि बनाना चाहते थे। ये लिंगर हजारों डीमन बीस्ट्स के युद्ध के बीच निराशा में भाग रही थी। उसके पंख तोड़ दिए गए थे, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, और वह उन लालची राइटियस कल्टीवेटर्स के हाथों में गिरने ही वाली थी। तभी मैं अपने लगभग टूट चुके शरीर को घसीटते हुए वहां पहुंचा और एक बार फिर उस युद्ध भूमि पर उतरा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। वह युद्ध इतना भयंकर था कि मानो आकाश और धरती दोनों टूट गए हों। मैं लगभग अपनी जीवन शक्ति जलाकर लड़ रहा था। मेरे पास कोई मैजिक ट्रेजर नहीं था, इसलिए मैं अपने टूटे फूटे मुक्कों से ही लड़ रहा था। एक एक मुक्के से मैं डीमन रेस के गद्दारों की टेक्निक्स को चकनाचूर कर रहा था। मेरा डिवाइन डीमन बॉडी युद्ध के दौरान लगातार टूट रहा था। मेरा खून मानो पानी की तरह पूरे सनसेट वोल्केनो में बह रहा था। वे सभी पाखंडी लोग मुझे पागलों की तरह लड़ते देखकर भय से कांप उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सुप्रीम बोन और डबल प्यूपिल्स खो देने के बाद भी यह बेकार इंसान इतनी भयानक शक्ति कैसे दिखा सकता है। मैंने अकेले ही राइटियस पाथ और डीमन रेस रेबल्स की संयुक्त सेना को पीछे धकेल दिया और ये लिंगर को सफलतापूर्वक बचा लिया। लेकिन उस समय तक ये लिंगर का डिवाइन सोल विनाशकारी चोट झेल चुका था। वह किसी भी क्षण पूरी तरह समाप्त हो सकती थी। उसकी जान बचाने के लिए मैंने ऐसा निर्णय लिया जिसे उस समय कोई भी समझ नहीं पाया। मैंने उसके बचे हुए डिवाइन सोल को अपने नेटल मैजिक ट्रेजर 10,000 सोल्स बैनर के भीतर समाहित करने का निर्णय लिया। 10,000 सोल्स बैनर में मौजूद अनगिनत जीवों को पोषित करने वाली सर्वोच्च सृजन शक्ति की सहायता से मैं उसके डिवाइन सोल को पोषित करना चाहता था, ताकि वह बैनर के भीतर निर्वाणा लेकर पुनर्जन्म प्राप्त कर सके। दृश्य में मैं लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के बीच शांत बैठा था। मेरा चेहरा कागज की तरह पीला पड़ चुका था। मेरे होंठों में जरा भी रक्त नहीं बचा था। मैंने ये लिंगर की उस अत्यंत कमजोर डिवाइन सोल को दोनों हाथों से सावधानीपूर्वक थाम रखा था, जो बुझती हुई मोमबत्ती की लौ जैसी लग रही थी। और मैं बेहद कोमल आवाज में उससे कह रहा था, लिंगर, डरो मत, अपनी आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ। जब तुम जागोगी तब तुम समस्त हेवंस एंड वर्ल्ड्स की सबसे सम्मानित मायरियड डीमन एम्प्रेस बनोगी। 10,000 सोल्स बैनर को पर्याप्त पोषण शक्ति देने के लिए मैं अकेला ही कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे भयावह प्रिमोडियल विल्डरनेस में घुस गया। फॉरबिडन लैंड के भीतर मैंने हजारों उग्र और क्रूर फियर्स बीस्ट्स का वध किया और उनके एसेंस, ब्लड तथा सोल्स को बैनर में समाहित कर दिया। हर बार ऐसा करने पर मेरी डिवाइन सोल को भयानक प्रतिघात सहना पड़ता था, लेकिन मैंने दांत भींचकर 10,000 बीस्ट्स, डिवोरिंग सोल जैसी पीड़ा को चुपचाप सहा। पूरे 10 साल तक ऐसा एक भी क्षण नहीं था जब मेरी आत्मा फटने जैसी यातना से मुक्त रही हो। मैंने यह सब केवल इसलिए सहा ताकि 10,000 सोल्स बैनर के भीतर मौजूद ये लिंगर के पुनर्जीवित होने की संभावना थोड़ी और बढ़ सके, और दूसरी तरफ वर्षों तक डेमोनिक ची और फियरस बीस्ट ऑनरा के संपर्क में रहने के कारण मेरा रूप लगातार भयावह और विकृत होता गया, यहां तक कि कभी कभी मेरी चेतना भी पागलपन में डूब जाती थी। यही वह असली कारण था जिसकी वजह से बाद में पूरी दुनिया ने मुझे क्रूअल डीमन लॉर्ड कहना शुरू कर दिया। जैसे ही दृश्य यहां पहुंचा, वह 10,000 सोल्स बैनर, जो अब तक कोने में शांत पड़ा था, अचानक अनगिनत लाल किरणों से चमक उठा। एक गोल्डन क्रो की तीखी पुकार, जो मानो स्वर्गों को भेद सकती थी, पूरे आकाश में गूंज उठी। लाल प्रकाश धीरे धीरे सिमट गया और उसके भीतर से एक गर्वीली महिला बाहर निकली। उसने अग्नि जैसी लाल पोशाक पहन रखी थी। उसके माथे पर गोल्डन क्रो का चिन्ह चमक रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन को घूरते हुए कांपती आवाज में बोली, मास्टर, तो उस समय आपने मुझे 10,000 सोल्स बैनर में इसलिए नहीं रखा था कि मुझे आर्टिफैक्ट स्पिरिट बना सकें, बल्कि इसलिए कि समस्त हेवंस एंड वर्ल्ड्स की पीछा करने वाली शक्तियों से मेरी जान बचा सकें। ये लिंगर मुझे देखती रही। मेरे पूरे शरीर पर मौजूद घावों को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह मुड़ी और उसकी आंखों में भयानक हत्या भावना भर गई। उसने सीधे लुकांग क्वोंग को घूरते हुए कहा,
लुकांग क्वोंग, उस समय तुमने नाइन टेल्ड फॉक्स क्लैन को विद्रोह के लिए उकसाया था। तुम्हारी वजह से मेरे पिता मारे गए और तुमने ही मेरे मास्टर पर पूरे क्लैन के विनाश का झूठा आरोप लगाया। आज मैं तुमसे हर बूंद खून का हिसाब लूंगी। जैसे ही पूरी सच्चाई सामने आ गई, कॉल्ड्रन के बाहर की स्थिति पल भर में पूरी तरह बदल गई। चारों फीमेल एम्परर्स लिन शाओया, शेन आउक्सुए, चू चिंगचेंग और ये लिंगर इस क्षण पूरी तरह एकजुट हो गईं। उनके शरीरों से ऐसी दबावपूर्ण आभा फूट पड़ी जो आकाश और धरती को ढक सकती थी। वह क्वाजी एम्परर स्तर से भी ऊपर एम्परर रेल्म की भयावह शक्ति थी। उन्होंने लुकांग क्वोंग और उसके विश्वास पात्र एल्डर्स को चारों तरफ से घेर लिया। इस समय आसपास मौजूद इमॉर्टल सेक्ट्स के कल्टिवेटर्स भी एक एक करके पीछे हटने लगे। उनके चेहरों पर शर्म और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें अब समझ आ गया था कि इतने वर्षों तक लुकांग क्वोंग ने उन्हें केवल मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। उन्हें यह भी समझ आ गया था कि जिस डीमन लॉर्ड को वे हमेशा अपनी आंखों की किरकिरी समझते रहे, वही इस दुनिया का सबसे महान नायक था। जब लुकांग क्वोंग ने देखा कि अब हालात पूरी तरह उसके खिलाफ हो चुके हैं, तो उसके चेहरे पर चढ़ा पाखंड का मुखौटा आखिरकार पूरी तरह उतर गया। वह पागलों की तरह हंसने लगा। तो क्या हुआ अगर तुम लोगों को सच्चाई पता चल गई? लिन फैन अब सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन में सील हो चुका है। उसकी सोल पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वह अभी पूरी तरह रिफाइनिंग होकर नष्ट होने वाला है। अगर तुम लोग अभी मुझे मार भी दो तो भी उसे वापस नहीं ला सकते। वह मर चुका है। लू चंगच्योंग की बात सुनकर लिन, श्याओया और बाकी लोग मानो बिजली गिरने की तरह स्तब्ध रह गए। वे पागलों की तरह सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लगाकर कॉल्ड्रन का ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन एक एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट था। एक बार सक्रिय हो जाने के बाद जब तक वह अपने लक्ष्य को पूरी तरह रिफाइनिंग न कर ले, तब तक कभी नहीं रुकता था, चाहे वे अपनी कितनी भी शक्ति क्यों न लगा दें। सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन अब भी प्रचंड अग्नि से जल रहा था। उसके भीतर की विनाशकारी ज्वालाएं अपना अंतिम कार्य पूरा कर रही थीं। जब हर कोई निराशा में डूब चुका था, जब सभी रो रहे थे और यह मान चुके थे कि मेरी सोल निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी, तभी सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन की गहराइयों में, जहां किसी का ध्यान नहीं गया, मेरी वह सोल जो अब तक अत्यंत कमजोर दिखाई दे रही थी, अचानक अपनी आंखें खोल बैठी। वे आंखें रात के आकाश की तरह गहरी काली थीं और उनकी गहराई किसी प्राचीन ब्रह्मांड जैसी अथाह थी। सच तो यह था कि मेरा कभी मरने का इरादा ही नहीं था। लुकांग क्वोंग ने एक बात का गलत हिसाब लगाया था। सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन वास्तव में सोल्स को रिफाइनिंग करने वाला एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट था, लेकिन अनंत विनाश के भीतर सबसे मूल सृजन शक्ति भी जन्म लेती है। इन वर्षों में मैंने अपनी असली शक्ति कभी पूरी तरह प्रकट नहीं की, यहां तक कि मैंने जानबूझकर उन्हें मुझे सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन में सील करने दिया, क्योंकि मैं इसी एंशिएंट डिवाइन फायर की सहायता से अपने टूटे फूटे डिवाइन डीमन बॉडी को पूरी तरह गलाकर फिर से गढ़ना चाहता था, और साथ ही इन वर्षों में झेले गए असंख्य दर्द, कर्म और बंधनों को एक ही बार में काट देना चाहता था। डिवाइन डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के सर्वोच्च स्तर पर एक टेक्निक होती है, उसका नाम है रीबर्थ थ्रू डिस्ट्रक्शन। केवल वह व्यक्ति जिसने सबसे पूर्ण विनाश का अनुभव किया हो, वही सबसे अजेय पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता है। और अब समय आखिरकार आ चुका था। बूम! अचानक सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन के भीतर से एक बेहद भारी विस्फोट की आवाज गूंज उठी। जो लाल अग्नि अब तक प्रचंड रूप से जल रही थी, वह एक ही पल में रहस्यमयी गहरे सुनहरे रंग में बदल गई। पूरा प्राचीन और विशाल कैल्ड्रन हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी गहराइयों से विशाल दरारें फैलने लगीं, लेकिन उन दरारों के भीतर से जो आभा निकल रही थी, वह विनाश की नहीं थी, बल्कि ऐसी सर्वोच्च दमनकारी शक्ति थी जिसने पूरे आकाश और पृथ्वी को कांपने पर मजबूर कर दिया। इस अचानक प्रकट हुई भयावह दबावपूर्ण आभा को महसूस करते ही लुकांग क्वोंग की हंसी अचानक रुक गई। उसकी आंखें मानो अपने गड्ढों से बाहर निकल आने वाली थीं। ये कैसे संभव है? उसे तो अब तक पूरी तरह रिफाइनिंग होकर खत्म हो जाना चाहिए था। फिर उसके भीतर से इतनी भयावह शक्ति कैसे निकल सकती है? अनगिनत लोगों की स्तब्ध और अविश्वास भरी निगाहों के सामने वह एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट जिसने पूरे हेवन में अपना नाम बनाया था, सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन, आखिरकार और सहन नहीं कर पाया। एक आकाश कंपा देने वाले विस्फोट के साथ वह पूरी तरह चकनाचूर हो गया। असंख्य सुनहरी ज्वालाएं और गहरी काली डेमोनिक ची आपस में मिल गईं और उन्होंने एक विशाल क्योस लॉट्स का रूप ले लिया, जो धीरे धीरे शून्य में खिलने लगी। उस लोटस के केंद्र से एक सीधा और गर्वीला व्यक्तित्व धीरे धीरे बाहर निकला। वह मैं था। मेरे वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। मेरी पहले की पीली और सूखी त्वचा अब जेड जैसी उजली और निर्मल हो चुकी थी। उस पर हल्की सुनहरी चमक बह रही थी। मेरी छाती के भीतर एक डिवाइन डीमन हार्ट धड़क रहा था, और वह पहले से न जाने कितनी गुना अधिक शक्तिशाली था। उसकी हर धड़कन आसपास के अंतरिक्ष में स्पष्ट दिखाई देने वाली तरंगें पैदा कर रही थी। मेरे माथे पर एक प्राचीन और दिव्य रून
हल्के हल्के प्रकट और विलीन हो रहा था। डिवाइन डीमन बॉडी की पूर्णता से जन्मी सर्वोच्च आभा पूरे हेवंस एंड वर्ल्ड्स में फैल गई। मैं लिन फैन सैकड़ों जन्मों के कष्टों से गुजरने के बाद आज अंततः डिवाइन डीमन परफेक्शन प्राप्त कर चुका हूं और फिर से इस संसार में लौट आया हूं। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन वह हर व्यक्ति के कानों में गड़गड़ाहट भरे थंडर की तरह गूंज उठी। मास्टर, भैया! चारों अद्वितीय सुंदर फीमेल एम्परर्स ने मुझे सुरक्षित और पहले से भी अधिक शक्तिशाली अवस्था में देखकर खुशी के आंसू बहा दिए। वे दौड़कर मुझे गले लगाना चाहती थीं, लेकिन मेरे शरीर से निकल रही अथाह महासागर जैसी सर्वोच्च आभा को महसूस करके वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। मैंने उनकी ओर मुड़कर देखा। मैंने उन पर एक शांत नजर डाली। मेरी आंखों में पहले जैसी ठंडक नहीं थी, उसकी जगह समय की गहराइयों से उपजी कोमलता और थकान थी। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम सबने बहुत कष्ट झेले हैं, इन कचरों का हिसाब निपटा लेने दो, फिर आराम से तुम्हारे साथ बैठकर जाम उठाऊंगा। ये कहकर मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। मेरी ठंडी और अथाह आंखें सीधे लुकांग क्वोंग पर जा टिकी, जो डर के मारे जमीन पर ढह चुका था। लुकांग क्वोंग, उस समय तुम्हारी चालें सचमुच बहुत गहरी थीं, लेकिन अफसोस, पूर्ण शक्ति के सामने हर षड्यंत्र धुएं की तरह उड़ जाता है। अब समय आ गया है कि हमारे बीच का पूरा हिसाब चुकता किया जाए। इस समय लुकांग क्वोंग का डर चरम पर पहुंच चुका था। वह जानता था कि अब वह लिन फैन का मुकाबला करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने पागलों की तरह अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर सक्रिय कर दी और वॉइड को चीरकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने केवल एक हाथ उठाया और दूर से उसकी ओर हल्का सा इशारा किया। एक्सटिंग्विश! उसी क्षण पूरा वॉइड जमकर ठोस हो गया। लू चंगचोंग का शरीर हवा में ही स्थिर हो गया। वह अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। उसकी आंखों में असीम भय भर गया। वह केवल बेबसी से मुझे अपनी ओर आते हुए देख सकता था। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर रुका। फिर मैंने अपनी जेड जैसी उजली उंगली उसके माथे पर रख दी। मैंने कोई भव्य टेक्निक इस्तेमाल नहीं की। मैंने केवल डिवाइन डीमन पावर का संचालन किया और उन सभी पीड़ाओं, निराशाओं और यातनाओं को जो उसने वर्षों पहले मुझ पर थोपी थीं, सैकड़ों और हजारों गुना बढ़ाकर उसकी सोल में प्रवाहित कर दिया। नहीं, मुझे बख्श दीजिए, मैं गलत था। डीमन लॉर्ड, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लू चंगक्योंग दर्द से भरी भयावह चीखें निकालने लगा। उसका शरीर पैरों से शुरू होकर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। अनंत पीड़ा और यातना के बीच उसकी सोल को मैंने टुकड़ा टुकड़ा करके कुचल दिया। आखिरकार वह इस संसार से पूरी तरह मिट गया। उसके लिए पुनर्जन्म लेने का एक भी अवसर नहीं छोड़ा गया। आसपास मौजूद राइटियस पाथ कल्टिवेटर्स यह दृश्य देखकर भय से कांप उठे। कोई भी जोर से सांस लेने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। वे एक एक करके घुटनों पर गिर पड़े और मेरी पूजा करने लगे। आज के बाद इस संसार में इमॉर्टल अलायंस लीडर लू चंगचोंग नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। केवल एक ही सर्वोच्च शासक रहेगा, डीमन लॉर्ड लिन फैन। लेकिन जब मैंने लू कांगक्योंग को मार दिया और सोचा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, तभी आकाश में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हजारों मील तक फैला साफ और निर्मल आकाश अचानक फट गया। उसके बीच एक विशाल काली एबिस खुल गई। उस एबिस की गहराइयों से एक अत्यंत प्राचीन, रहस्यमयी और इस संसार से परे की भयावह आभा धीरे धीरे जागने लगी। उस दबाव ने मेरे अभी अभी पूर्ण हुए डिवाइन डीमन बॉडी को भी हल्की सुई चुभने जैसी पीड़ा महसूस करा दी। एबिस की गहराइयों से एक ठंडी और भारी आवाज का सुनाई दी। वह आवाज ऐसे लग रही थी जैसे धातु आपस में रगड़ रही हो। लिन फैन, क्या तुम्हें लगता है कि एक मोहरे को मार देने से तुम इस दुनिया की नियति बदल दोगे? डिवाइन डीमन बॉडी बुरी नहीं है, लेकिन हमारी नजरों में तुम अब भी केवल एक थोड़ा बड़ा चींटी भर हो। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। हम तुम्हारा इंतजार हेवन रीचिंग एंशिएंट रोड के अंत में करेंगे। आओ और अपनी मौत खुद लेकर आओ। यह आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और वह विशाल काली एबिस भी धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन उस एबिस के बंद हो जाने के बाद भी पूरे हेवंस एंड वर्ल्ड्स पर पहले से कहीं अधिक भारी और दम घोंट देने वाला दबाव छा गया। मैं शून्य में खड़ा उस धीरे धीरे बंद होती दरार को देखता रहा। मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और मेरे होंठों पर एक बेहद ठंडी मुस्कान उभर आई। हेवन रीचिंग एंशिएंट रोड, बहुत अच्छा। जब मैं इस दुनिया के सारे काम निपटा लूंगा, तब मैं खुद आकर तुम जैसे तथाकथित खिलाड़ियों के सिर एक एक करके धड़ से अलग कर दूंगा। लिन फैन की प्रतिशोध यात्रा अभी बस शुरू हुई थी। मैं धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा और लिन शौया तथा बाकी लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उन 4 महिलाओं को देखा जिन्होंने 2 जन्मों तक मेरी जिंदगी के सफर में साथ दिया था। इस समय उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मेरे दिल से एक हल्की आह निकली। चलो घर चलते हैं। डूबते हुए सूरज की रोशनी हमारी परछाइयों को बहुत दूर तक खींच रही थी।
लेकिन इस शांत दिखाई देने वाले हेवंस एंड वर्ल्ड्स के नीचे एक और भी विशाल और भयावह अंधकारमय तूफान चुपचाप आकार ले रहा था, जो अगली बार दुनिया को हिला देने वाले विस्फोट के साथ फूटने का इंतजार कर रहा था। मैंने श्याओया का हाथ थाम रखा था। शेन ऑक्स्यू, चू चिंग और ये लिंगर चुपचाप मेरे पीछे चल रही थी। इस क्षण उनकी आंखों में अटूट दृढ़ता भर गई थी। भविष्य का रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उनके सामने खड़े दुश्मन चाहे कितने भी भयानक क्यों ना हो, जब तक वे अपने मास्टर के साथ रह सकती थीं, उन्हें किसी चीज का भय नहीं था। और मेरी लिन फैन की कहानी अभी बस शुरू हुई थी। जब हम पुराने मेडिसिन किंग वैली लौटे तो वहां हर तरफ जंगली घास उग चुकी थी। एक समय के सुंदर भवन अब टूट फूट चुके थे, लेकिन उन परिचित दृश्यों को देखकर मेरे दिल में लंबे समय बाद शांति की एक लहर उठी। श्याओया, शेन ऑक्सुए, चू चिंग और ये लिंगर चारों इधर उधर दौड़कर सफाई करने लगी। वे गिरे हुए पत्ते हटा रही थीं, पुरानी मेज कुर्सियों को फिर से व्यवस्थित कर रही थीं। हालांकि आज उनमें से हर एक अपने अपने क्षेत्र की प्रसिद्ध फीमेल एम्परर और महान हस्ती थी, लेकिन मेरे सामने वे फिर से वही आज्ञाकारी और मासूम शिष्याएं बन गई थीं। मैं उन्हें व्यस्त देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर एक विशाल और प्राचीन पाइन ट्री के नीचे बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। उसी समय लिन श्याओया एक कप गर्म चाय लेकर आई। उसने बहुत सावधानी से वह कप मेरे हाथों में दिया। वो मेरे चेहरे को देख रही थी। मेरा चेहरा अब भी आकर्षक था, लेकिन उस पर समय के अनगिनत निशान मौजूद थे। वह घबराहट में अपने कपड़ों का किनारा मरोड़ते हुए बोली, भैया, उस समय मैं बहुत नासमझ थी। मैंने लुकांगचोंग उस कमीने की बातों पर विश्वास कर लिया था। इसी वजह से मैंने आपको गलत समझा, यहाँ तक कि राइटियस इमोर्टल सेक्ट्स के साथ मिलकर आप पर हमला भी किया। क्या आप सचमुच मुझसे नाराज नहीं हैं? मैंने चाय का कप लिया और धीरे से एक घूंट पिया। गर्म चाय मेरे गले से उतरती हुई मेरी सोल की गहराई में बची अंतिम ठंडक को भी दूर कर गई। मैंने उसकी उन आंखों में देखा जो अपराध बोध और बेचैनी से भरी हुई थीं। फिर मैंने हल्के से सिर हिलाया। श्याओया, तुम मेरी छोटी बहन हो, इस दुनिया में मेरी एकमात्र रक्त संबंधी, और उस समय की सारी घटनाएं भी लुकांगचोंग की गहरी साजिश का हिस्सा थीं। तुम्हारी शक्ति और अनुभव उस समय सीमित थे। सच्चाई को न देख पाना स्वाभाविक था। मैंने कभी सच में तुमसे नाराजगी नहीं रखी। जब लिन श्याओया ने मेरे मुंह से यह माफी सुनी तो उसके दिल पर वर्षों से रखा भारी पत्थर आखिरकार हट गया। उसकी आंखों से आंसू फिर से बह निकले। वह अचानक मेरे सीने से लिपट गई और एक छोटी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। भैया, अब से श्याओया आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। जो भी आपको तंग करने की हिम्मत करेगा, श्याओया सबसे पहले उसकी गर्दन उड़ा देगी। शेन ऑक्स्यू, चू चिंग और ये लिंगर थोड़ी दूर खड़ी हम भाई बहन के इस भावुक मिलन को देख रही थीं। उनके चेहरों पर भी सुकून भरी मुस्कान उभर आई, लेकिन शेन ऑक्स्यू खुद को रोक नहीं पाई। वह एक कदम आगे बढ़ी और हल्की शिकायत भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, मास्टर, आपने श्याओया को तो माफ कर दिया, तो हमारा क्या होगा? उस समय हम तीनों ने भी आप पर हमला किया था। क्या आप हमें अब भी सजा देने वाले हैं? मैंने अपने सामने खड़ी इस ठंडी और गौरवशाली सोर्ड इमॉर्टल को देखा, जो इस समय किसी गलती कर बैठी छोटी लड़की की तरह सजा का इंतजार कर रही थी। मुझसे हंसी रुक नहीं पाई। शेन ऑक्स्यू, उस समय प्रोफाउंड आइस पूल में तो तुम हर दिन मन ही मन मुझे निर्दयी राक्षस कहती थी। अब अचानक अपनी गलती मान रही हो? शेन ऑक्स्यू के गाल हल्के लाल हो गए। उसने शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आवाज मच्छर जैसी धीमी हो गई। मास्टर, उस समय मैं छोटी थी और कुछ नहीं समझती थी। कृपया मेरा मजाक मत उड़ाइए। अगर इससे आपका गुस्सा शांत हो सकता है तो आप अभी भी मुझे कोड़े से मार सकते हैं। ऑक्स्यू को कोई शिकायत नहीं होगी। पास खड़ी चू चिंग ने उसका बाजू हल्के से खींचा और मुस्कुराते हुए बोली, ऑक्स्यू दीदी, मास्टर आपको सच में कैसे मार सकते हैं? उस समय जब भी आप बेहोश होती थीं, मास्टर तो आपको अपने हार्ट ब्लड से बचाते थे। इतना कहते हुए चू चिंग की नजर मेरी छाती पर जा टिकी। हालांकि मेरा डिवाइन डीमन बॉडी फिर से बन चुका था, लेकिन वह अब भी उस हेवनली वेन लिंगलोंग हार्ट की धड़कन को हल्के से महसूस कर सकती थी। मास्टर, हालांकि आपने अपना शरीर फिर से बना लिया है, लेकिन हेवनली वेन लिंगलोंग हार्ट और डबल पिल्स मूल रूप से आपके ही थे। चिंग उन्हें उनके असली मालिक को लौटाना चाहती है। कृपया मास्टर इन्हें वापस स्वीकार कर लें। चू चिंग की बात सुनकर लिन श्याओया और शेन ऑक्स्यू ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनकी नजर में ये सभी डिवाइन ट्रेजर्स मूल रूप से मेरी ही संपत्ति थी और इनके वापस लौटने से मैं अपनी सबसे पूर्ण और सर्वोच्च अवस्था में पहुंच सकता था। मैंने धीरे से हाथ उठाकर चू चिंग को रोक दिया। वह हेवनली वेन लिंगलोंग हार्ट को अलग करने के लिए स्पिरिचुअल पावर चलाने ही वाली थी। मैंने उसे स्नेह से देखते हुए कहा, चिंग, हेवनली वेन लिंगलोंग हार्ट और डबल प्यूपल्स अब पूरी तरह तुम्हारी सोल का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए एक अद्वितीय दाव पाथ भी जन्म दिया है। इसलिए अब वे तुम्हारी ही चीज हैं। डिवाइन डीमन बॉडी,
रिफाइनिंग आर्ट के पूर्ण होने के बाद मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए इन बाहरी वस्तुओं की अब आवश्यकता नहीं है। मेरा शरीर ही इस संसार की सबसे शक्तिशाली सुप्रीम बोन है और मेरी आंखें ही वह सर्वोच्च डबल प्यूपल्स हैं जो हर चीज के मूल स्वरूप को देख सकती हैं। तुम लोगों के पास ये शक्तियां तो रहनी चाहिए, तभी तुम भविष्य में आने वाले बदलावों का सामना कर सकोगी और अपनी रक्षा कर पाओगी। पास खड़ी ये लिंगर यह सब सुन रही थी। उसकी आग जैसी लाल आंखों में प्रशंसा की चमक भर गई। जैसा कि मास्टर से उम्मीद थी, आप सचमुच कमाल हैं। लेकिन मास्टर, इस 10,000 सोल्स बैनर का क्या? अगर आप इसे वापस नहीं लेते तो लिंगर हर दिन आपके साथ चिपकी रहेगी। मैंने इस शरारती डीमन एम्परर शिष्या को देखकर बेबस होकर मुस्कुराया। 10,000 सोल्स बैनर तो शुरू से ही तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए बनाया गया था। अब तुम्हारी सोल पूरी तरह विकसित हो चुकी है। ये बैनर अब तुम्हारा लाइफ बाउंड डिवाइन आर्टिफैक्ट बन चुका है। इसका सही उपयोग करना और डीमन रेल्म का अच्छे से नेतृत्व करना। मुझे दोबारा निराश मत करना। जी मास्टर। ये लिंगर ने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाल ली। उसकी बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े। उस क्षण पूरे वैली का माहौल बेहद खुशनुमा हो गया। अतीत के दर्द और अंधकार में डूबी यादें भी हंसी मजाक के बीच धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगी। अगले आधे महीने तक हम मेडिसिन किंग वैली में ही रहे और लंबे समय बाद मिली इस शांत जिंदगी का आनंद लेते रहे। हर सुबह मैं उन चारों को कल्टीवेशन का मार्गदर्शन देता था और क्वाजी एम्परर रेल्म में उन्हें जिन कठिनाइयों और बॉटलनेक्स का सामना करना पड़ रहा था उनका समाधान करता था। हालांकि मेरी कल्टीवेशन अब भी इतनी गहरी और रहस्यमयी थी कि कोई उसे समझ नहीं पाता था। मेरे शरीर से किसी भी प्रकार की शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर की तरंगें भी महसूस नहीं होती थीं। लेकिन जब भी मैं कल्टीवेशन के बारे में कोई साधारण सी बात कहता तो उन चारों हेवंस चोजन विमेन को ऐसा महसूस होता मानो अचानक उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गई हो। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि उनके सामने खड़े मास्टर एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां तक वे कभी नहीं पहुंच सकती। ये ऐसी अवस्था थी जहां व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में लौट आता है, लगभग डाव के साथ एक रूप हो जाता है। लेकिन यह शांतिपूर्ण जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे मूर्ख कीड़े मकोड़े होते हैं जो खुद मौत को बुलाना पसंद करते हैं। उस दिन मैं पाइन ट्री के नीचे बैठकर लिन शाओया को सोड डो का मार्ग समझा रहा था। तभी वैली के प्रवेश द्वार से अचानक बेहद घमंडी और शोरगुल भरी चीख पुकार सुनाई दी। लिन फैन, तू अंदर छिपकर क्या साबित करना चाहता है डीमन? अगर हिम्मत है तो बाहर निकल। आज हमारा राइटियस अलायंस इस मेडिसिन किंग वैली को पूरी तरह मिट्टी में मिला देगा। इस अचानक आई चुनौती को सुनकर लिन शाओया के हाथ की तलवार हल्के से कांप उठी। उसकी आंखों में ठंडी हत्या भावना चमक गई। शैन ऑक्स्यू, चू चिंग चिंग और ये लिंगर ने भी उसी समय अपनी आंखें खोल दी। उनके शरीरों से भयावह दबाव की हल्की तरंगें निकलने लगीं, लेकिन मैंने केवल हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। चलो देखते हैं कि कौन से आवारा कुत्ते यहां आकर भौंक रहे हैं। जब हम सभी वैली के प्रवेश द्वार तक पहुंचे तो देखा कि वहां का शांत और सुंदर वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। इस समय वहां सैकड़ों कल्टीवेटर्स की भीड़ जमा थी। इन सभी ने एक जैसी लाल रंग की डाव रोब्स पहन रखी थी। उनके शरीरों से तपती हुई और हिंसक आभा निकल रही थी। उनका नेतृत्व 3 लाल बालों वाले वृद्ध कर रहे थे। उनमें से हर एक की कल्टीवेशन लाइफ एंड डेथ रेल्म पीक पर थी। उनके पीछे दर्जनों नासेंट सोल रेल्म और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म के युवा शिष्य भी खड़े थे। जैसे ही उन्होंने हमें बाहर आते देखा, उनमें से एक लाल बालों वाला वृद्ध ठंडे स्वर में हंसा। उसने बेहद घमंड भरी नजरों से मेरी ओर देखा और कहा, तो तुम ही हो वो प्रसिद्ध डीमन लॉर्ड लिन फैन? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई कल्चरेशन रहित बेकार इंसान हो। मुझे समझ नहीं आता कि लुकांगकुंग जैसा निकम्मा तुम्हारे हाथों कैसे मारा गया। जैसे ही उसने मेरा अपमान किया, लिन शाओया की तलवार तुरंत म्यान से बाहर निकलने को हुई, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हल्के से दबाव डाल दिया। फिर मैं उस लाल बालों वाले वृद्ध को देखते हुए शांत स्वर में बोला, तुम लोग कौन हो? लाल बालों वाला वृद्ध तुरंत घमंड से हंस पड़ा। ध्यान से सुन लड़के, मैं हूं ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट का ग्रेट एल्डर वेनरेबल लिए हुओ। आज मैं डिवाइन रेल्म के 9 हेवंस डिवाइन पैलेस के आदेश पर यहां आया हूं ताकि तुम्हारे जैसे डीमन को गिरफ्तार कर सकूं। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी समझदारी है तो चुपचाप घुटनों के बल बैठ जाओ और आत्मसमर्पण कर दो, वरना हमें खुद हाथ उठाने पड़ेंगे और तुम्हारी इस मेडिसिन किंग वैली को राख का ढेर बना देंगे। ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट, डिवाइन रेल्म का आदेश। मैंने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मेरे मन में आधा महीना पहले का वह दृश्य उभर आया जब सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन के टूटने पर आकाश में वह काली दरार प्रकट हुई थी। लगता है वे तथाकथित चेस प्लेयर्स अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी सीमाओं को परखने के लिए इन सांसारिक कुत्तों को आगे भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन सच कहूं तो उन्होंने जो कुत्ते भेजे थे वे कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। वेनरेबल लियो ने देखा कि मैं चुप हूं। उसे लगा कि मैं उसके नाम से डर गया हूं। इससे उसका घमंड और बढ़ गया। उसने अपनी उंगली मेरे पीछे खड़ी लिन शाओया और बाकी तीनों की ओर तान दी।
उसकी आंखों में बेहद गंदी और वासनापूर्ण चमक उभर आई। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारे पीछे खड़ी ये 4 महिला कल्टीवेटर सचमुच कमाल की हैं। खासकर वह ठंडी स्वभाव वाली तलवार चलाने वाली लड़की और वह लाल कपड़ों वाली जंगली सुंदरता। उन्हें पकड़कर वापस ले जाना बुरा नहीं होगा। वे मेरे लिए डुअल कल्टीवेशन की रखैलें बन सकती हैं। जैसे ही वेनेरेबल लीहुओ ने यह बात कही, पूरे संसार का तापमान मानो एक ही क्षण में शून्य से नीचे गिर गया। लिन शाओया और बाकी तीनों के चेहरे तुरंत बर्फ जैसे ठंडे हो गए। शेन आओशु की फ्रॉस्टमॉर्न डिवाइन स्वॉर्ड तो खून पीने की चाह में हल्की हल्की गूंजने भी लगी। वे डरी नहीं थीं, बल्कि उन्हें वेनरेबल लीहुओ पर दया आ रही थी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका अपमान करने के बाद भी अगला सूरज देख सके। मैं शांत भाव से वेनरेबल लीहुओ को देखता रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। फिर मैंने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने वह कदम आगे बढ़ाया, अभी कुछ क्षण पहले तक साफ और उजला आकाश अचानक अंधकारमय हो गया। एक अदृश्य लेकिन पर्वतों से भी भारी सर्वोच्च दबाव अचानक वहां मौजूद सभी ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट कल्टीवेटर्स पर टूट पड़ा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, घुटनों के जमीन से टकराने की भारी आवाजें पूरी वैली में गूंज उठीं। वेनेरेबल लीहुओ और उसके साथ मौजूद लाइफ एंड डेथ रेल्म के 2 अन्य विशेषज्ञों को छोड़कर बाकी सैकड़ों कल्टीवेटर्स एक पल भी उस दबाव का सामना नहीं कर सके। वे कराहने तक का समय नहीं पा सके। उस भयावह शक्ति ने उनके दोनों घुटनों को सीधे चकनाचूर कर दिया और वे जोर से जमीन पर गिर पड़े। उनके गिरने से धरती पर एक के बाद एक विशाल गड्ढे बन गए। यह कैसे संभव है? वेनरेबल लीहुओ का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर पर किसी प्राचीन डिवाइन माउंटेन का पूरा भार रख दिया गया हो। उसके शरीर के भीतर स्पिरिचुअल पावर का प्रवाह उसी क्षण रुक गया। यहां तक कि सांस लेना भी कठिन हो गया। वह मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में पहली बार वास्तविक भय दिखाई दिया। तुम आखिर किस रेल में हो? मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं केवल शांत गति से उसके सामने जाकर रुका। फिर बेहद साधारण स्वर में कहा, ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट बहुत शक्तिशाली है और 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस का आदेश वह आखिर मेरे लिए क्या मायने रखता है? तुम 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस का अपमान करने की हिम्मत करते हो? वेनेरेबल लीहुओ ने खुद को घुटनों पर गिरने से रोकते हुए दांत भींच लिए और क्रोध में गरजते हुए बोला, डिवाइन पैलेस की शक्ति ऐसी चीज है जिसकी तुम जैसे लोअर रेल्म के नश्वर कल्पना भी नहीं कर सकते। डिवाइन पैलेस के भीतर वास्तविक गॉड्स मौजूद हैं। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो डिवाइन पैलेस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। गॉड्स! ये शब्द सुनकर मैं अनायास ही मुस्कुरा पड़ा और हल्के से सिर झुका लिया। इस दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ तय करती है, क्या इस दुनिया में जो कल्टीवेटर्स ऊंचे स्तर तक पहुंच जाते हैं वे खुद को ही गॉड कहना शुरू कर देते हैं? मेरे डिवाइन डीमन क्लैन के सामने चाहे कोई सच्चा गॉड ही क्यों ना उतर आए, उसे भी सिर झुकाकर खड़ा रहना होगा। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उसे वेनेरेबल लीहुओ के सिर पर रख दिया। फिर शांत स्वर में कहा, चूंकि तुम 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस के भेजे हुए कुत्ते हो, तो तुम्हारी सोल मेमोरी के माध्यम से मुझे यह भी दिखा दो कि वह तथा कथित 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस आखिर है कहां। नहीं, तुम मेरी सोल सर्च नहीं कर सकते। वेनेरेबल लीहुओ भय से चीख उठा। वह अपना नासेंट सोल विस्फोट करके मेरे साथ मरना चाहता था, लेकिन मेरे पूर्ण डिवाइन डीमन बॉडी के दमन के सामने वह अपने नासेंट सोल को हिलाने का विचार तक नहीं कर पाया। मेरी 5 उंगलियां हल्के से बंद हुईं और गहरे सुनहरे रंग की डिवाइन डीमन पावर उसके दिमाग में समा गई। एक ही क्षण में वेनेरेबल लीहुओ की आंखें खाली हो गईं। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी असंख्य बिखरी हुई यादें प्रकाश की धाराओं में बदलकर लगातार मेरे मन में प्रवेश करने लगी। कुछ समय बाद मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। वेनेरेबल लीहुओ का शरीर बिना हड्डियों के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह एक ऐसे मूर्ख में बदल चुका था जिसके पास अब कोई चेतना नहीं बची थी। लेकिन उसकी यादों की सोल सर्च के माध्यम से मुझे इस संसार के ऊपरी लोगों की संरचना के बारे में एक बिल्कुल नई समझ प्राप्त हुई। पता चला कि जिस हेवंस एंड वर्ल्ड्स में हम रहते हैं वह अनंत तारामंडलों के बीच स्थित केवल एक निम्न स्तरीय रेल्म है जिसे कांगलन रेल्म कहा जाता है, और कांगलन रेल्म के ऊपर एक और उच्च स्तरीय रेल्म मौजूद है जिसे 9 हेवंस डिवाइन रेल्म कहा जाता है। वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी और यूनिवर्सल लॉज हमारी दुनिया से कहीं अधिक पूर्ण और शक्तिशाली है। वहां अनगिनत एंशिएंट डॉ लाइन्स मौजूद हैं जो 1 लाख साल यहां तक कि लाखों वर्षों से अस्तित्व में है, और 9 हेवंस डिवाइन पैलेस 9 हेवंस डिवाइन रियलम की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। जब हमारे लिन फैमिली का विनाश किया गया था तो उसके पीछे छिपे असली दोषियों में 9 हेवंस डिवाइन पैलेस का भी हाथ था। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पूरी घटना को आगे बढ़ाया था, और इस बार लुकांग कुओंग को सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन जैसा एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट मिलने का कारण भी यही था। उसे गुप्त रूप से 9 हेवन डिवाइन पैलेस के किसी महान विशेषज्ञ का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था।
इन सभी सच्चाइयों को जानने के बाद मेरे होंठों पर मौजूद ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई। 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस, लगता है उस समय का रक्त रण केवल लुकांग क्वोंग से ही नहीं लिया जाना है। तुम तथा कथित डिवाइन पैलेस के उच्च अधिकारी भी इस हिसाब से नहीं बचोगे। मैंने मुड़कर उन 2 बचे हुए ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट एल्डर्स की ओर देखा। वे भय के मारे कांप रहे थे और लगभग अपना होश खो चुके थे। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें जीवित रहने का एक अवसर देता हूं। वापस जाओ और ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट के सेक्ट मास्टर, साथ ही उस तथाकथित 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस इनवॉय को मेरा संदेश पहुंचा दो। उन्हें बता देना कि मैं लिन फान बहुत जल्द स्वयं ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट के द्वार पर पहुंचूंगा। उन्हें कह देना कि अपनी गर्दनें साफ करके तैयार रखें, मैं खुद आकर उनके सिर काटूंगा। ये सुनते ही वे दोनों एल्डर्स ऐसे खुश हुए मानो उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया गया हो। वे दोनों एल्डर्स रेंगते और लड़खड़ाते हुए अपने घायल शिष्यों को लेकर मेडिसिन किंग वैली से भाग निकले। उन्हें इस तरह अपमानजनक हालत में भागते देखकर ये लिंगर अपने छोटे से मुक्के को लहराते हुए बोली, मास्टर, आप अभी सचमुच बहुत शानदार लग रहे थे। ऐसे घिनौने लोगों को तो इसी तरह सबक सिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता चल जाए कि कड़ाही लोहे की बनी होती है। मैंने मुस्कुराकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर लिन शाओया और बाकी तीनों की ओर मुड़ा। मेरा चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। तुम सबने अभी जो हुआ वह देख लिया है। हमारे दुश्मन सिर्फ इस लोअर रेल्म के पाखंडी राइटियस सेक्ट्स नहीं है, उससे भी ऊपर विशाल 9 हेवेंस डिवाइन रेल्म में और भी शक्तिशाली अस्तित्व हमारी ओर घूर रहे हैं। क्या तुम डरती हो? नहीं। लिन शाओया, शेन आओक्सुए, छू चिंगचेंग और ये लिंगर ने लगभग एक साथ दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। उनकी आंखों में अटूट विश्वास और जोश चमक रहा था। जब तक मास्टर हमारे साथ हैं, तो चाहे हमें पूरे डिवाइन रियलम का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें किसी चीज का डर नहीं। अच्छा, तो आज से हम सब क्लोज्ड डोर कल्चरेशन में प्रवेश करेंगे। मैं सबसे कम समय में तुम सबको वास्तविक ग्रेट एम्परर रियलम तक पहुंचाऊंगा और फिर हम सब मिलकर 9 हेवेंस डिवाइन रियलम पर चढ़ाई करेंगे और हर पुराने हिसाब का अंत करेंगे। इसके बाद मेडिसिन किंग वैली पूरी तरह बाहरी दुनिया से बंद कर दी गई। मैंने अपनी डिवाइन डीमन परफेक्शन पावर का उपयोग करके वैली के चारों ओर एक हेवन डिफाइंग क्रिएशन फॉर्मेशन स्थापित कर दी। ये फॉर्मेशन न केवल बाहरी दुनिया की हर प्रकार की जांच को रोक सकती थी, बल्कि लाखों मील के दायरे में मौजूद हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी को भी जबरन खींचकर यहां इकट्ठा कर सकती थी और उसे सबसे शुद्ध क्रिएशन डिवाइन ड्यू में बदल सकती थी ताकि वे कल्टीवेशन कर सकें। साथ ही मैंने डिवाइन डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के कुछ भागों को सरल बनाकर लिन शाओया और बाकी लोगों को सिखाया। ये चारों पहले से ही असाधारण प्रतिभा वाले हेवंस चोजन थे। अब उन्हें एक पूर्ण डिवाइन डीमन मास्टर का मार्गदर्शन भी मिल रहा था और साथ ही अनगिनत डिवाइन मेडिसिन्स तथा स्पिरिचुअल एलिक्सर्स की असीमित आपूर्ति भी। इस कारण उनकी कल्टीवेशन ऐसी गति से बढ़ने लगी कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। केवल 3 महीने बीते थे कि लिन शाओया ने सबसे पहले अपने ग्रेट एम्परर ट्रिब्यूलेशन का सामना किया। उस दिन मेडिसिन किंग वैली के ऊपर ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स ने पूरे आकाश को ढक लिया। असंख्य 9 हेवेंस डिवाइन लाइटनिंग गर्जना करते हुए नीचे गिरी, मानो वे उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहती हों जिसने हेवेंस डाओ को चुनौती दी थी। लिन शाओया बर्फ जैसी सफेद पोशाक में खड़ी थी। उसके हाथ में क्यूशवी सोर्ड थी। वह बिजली की गर्जनाओं के बीच ऐसे चल रही थी मानो कोई दिव्य नृत्य कर रही हो। उसकी सोर्ड डो सुंदर भी थी और दबदबे वाली भी। हर बार जब वह तलवार चलाती तो एक 9 हेवेंस डिवाइन लाइटनिंग को बीच से काट देती। पूरे 9,981 डिवाइन लाइटनिंग स्ट्राइक्स का सामना करने के बाद लिन शाओया सफलतापूर्वक ग्रेट एम्परर रेल्म में प्रवेश कर गई। उसकी छाती में मौजूद सुप्रीम बोन भी पूरी तरह विकसित होकर सुप्रीम इमॉर्टल बोन बन गई। उससे निकलने वाली जीवन शक्ति और दबाव ने पूरे लोअर रेल्म को हिला दिया। उसके बाद शेन ऑक्सुए की बारी आई। उसकी आइस सोर्ड दो पूर्णता को प्राप्त हुई और उसने हेवन स्टार ट्रिब्यूलेशन को आकर्षित कर लिया। एक तलवार चली और शीतलता 14 दिशाओं में फैल गई। वह सफलतापूर्वक आइस एम्परर रेल्म में प्रवेश कर गई। चू चिंगचेंग ने अनगिनत औषधीय प्रकाश और जीवन की स्वर्णिम आभा के बीच अपना ब्रेक थ्रू पूरा किया और मिस्टीरियस हीलर एम्प्रेस बन गई। उसके डिवाइन वुड डबल प्यूपल्स एक बार फिर विकसित हुए। अब वे 3 रेल्म्स एंड 6 पाथ्स की हर मूल सच्चाई और भ्रम को देख सकती थीं। अंत में ये लिंगर की बारी आई। 10,000 सोल्स बैनर के पोषण और डिवाइन डीमन ब्लड की शक्ति के कारण उसकी ब्लड लाइन पूरी तरह अपने मूल स्वरूप में लौट आई और वह पूरे हेवेंस एंड वर्ल्ड्स की एकमात्र 9 रेवोल्यूशंस गोल्डन क्रो बन गई। उसकी एक तीखी पुकार ने 9 स्वर्गों के ऊपर मौजूद ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स को चकनाचूर कर दिया और वह सीधे डीमन एम्परर रियल में प्रवेश कर गई। आधे वर्ष से भी कम समय में मेरे आसपास 4 ऐसे एम्परर रियल्म एक्सपर्ट्स खड़े थे जिनकी ख्याति पूरे हेवेंस एंड वर्ल्ड्स में फैल चुकी थी।
यदि इस शक्ति और आधार की खबर बाहर फैल जाती तो संभव है कि पूरे कैंगलन रेल्म के बड़े बड़े सेक्ट्स डर के मारे कांप उठते, और इन 6 महीनों की क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन के दौरान मेरा अपना डिवाइन डीमन बॉडी और डिवाइन सोल भी लगातार निखरते रहे। सोल रिफाइनिंग कॉल्ड्रन से प्राप्त इनेट क्रिएशन ची को अवशोषित करने के बाद वे एक ऐसी पूर्ण अवस्था में पहुंच चुके थे जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अब मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इस निम्न स्तरीय दुनिया के हेवन एंड अर्थ लॉज मुझे अस्वीकार करने लगे हैं, मानो वे मेरे अस्तित्व को सहन नहीं कर पा रहे हों। मैं समझ गया था कि अब यहां रुकने का समय समाप्त हो चुका है। मुझे उस विशाल और असीम 9 हेवंस डिवाइन रियलम की ओर बढ़ना होगा। उस दिन मैंने अपनी कल्चरेशन समाप्त की और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पाइन ट्री के नीचे चारों अद्वितीय फीमेल एम्परर्स पहले से ही चुपचाप मेरी प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके शरीरों से एम्परर रियल्म की शक्ति की हल्की तरंगें निकल रही थीं, लेकिन जब वे मेरी ओर देखतीं तो उनकी आंखों में अब भी वही सम्मान, श्रद्धा और लगाव दिखाई देता था। मैं खड़ा हुआ और अपने वस्त्रों पर जमी धूल को झाड़ते हुए हल्के से मुस्कुराया। शाओया, आवश्य, चिंग चिंग, लिंगर, क्या तुम सब तैयार हो? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में उफनती हुई युद्ध भावना और उत्साह चमक उठा। मास्टर, हम तो बहुत पहले से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज हम ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट को इस संसार से पूरी तरह मिटा देंगे। अच्छा, तो फिर चलो। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और सामने के वॉइड की ओर हल्का सा इशारा किया। एक ही क्षण में अत्यंत स्थिर स्पेस लॉज मेरी उंगलियों के सामने पानी की लहरों की तरह नरम पड़ गईं। फिर वे जबरदस्ती फाड़ दी गईं और कई 100 मीटर चौड़ी एक स्पेस पासेज खुल गई। उस पासेज के दूसरी ओर अत्यंत उग्र और तपती हुई वोल्केनो स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस की जा सकती थी। वह ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट के सेक्ट वर्ल्ड का प्रवेश द्वार था। मैंने बिना हिचकिचाए स्पेस पैसेज में कदम रखा। चारों फीमेल एम्परर्स तुरंत मेरे पीछे चल पड़ीं। जब हमारी आकृतियां पूरी तरह उस पैसेज में गायब हो गईं, तो मेडिसिन किंग वैली एक बार फिर पहले जैसी शांत हो गई। लेकिन हर कोई यह समझ रहा था कि इस क्रूल डीमन लॉर्ड के पुनः प्रकट होने के साथ ही पूरा चैंगलन रेल्म और यहां तक कि ऊंचे 9 हेवंस डिवाइन रेल्म में भी एक ऐसी भयंकर आंधी उठने वाली है जो पहले कभी नहीं देखी गई। एक ऐसी आंधी जो खून की नदियां और लाशों के पहाड़ छोड़ जाएगी। चैंगलन रेल्म का दक्षिणी क्षेत्र ब्लेजिंग फ्लेम माउंटेन रेंज, ये पर्वत श्रृंखला सैकड़ों हजारों मील तक फैली हुई थी। हर जगह सक्रिय ज्वालामुखी धधक रहे थे। हवा में गंधक की तीखी गंध और उग्र फायर, स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी। और इस पर्वत श्रृंखला के सबसे केंद्रीय विशाल ज्वालामुखी के भीतर दक्षिणी क्षेत्र की प्रसिद्ध सर्वोच्च शक्ति ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट स्थित थी। आज ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट असाधारण रूप से व्यस्त और गंभीर वातावरण में था, क्योंकि उनके भव्य और विशाल ब्लेजिंग फ्लेम हॉल में 9 हेवंस डिवाइन पैलेस से आया एक डिवाइन एनवॉय विराजमान था। उस एनवॉय ने चमकदार सुनहरे रंग का डिवाइन पैलेस रोब पहन रखा था। उसका चेहरा आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में दूसरों को तुच्छ समझने वाला घमंड और ठंडी उदासीनता साफ दिखाई देती थी। उसकी कल्टीवेशन तो और भी भयावह थी। वह हाफ स्टेप ग्रेट एम्परर रेल्म तक पहुंच चुका था। हॉल के नीचे ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट का सेक्ट मास्टर ब्लेजिंग फ्लेम एम्परर अपने एल्डर्स के साथ अत्यंत सावधानी से एक ओर खड़ा था। उसके चेहरे पर खुशामद और सम्मान से भरी मुस्कान थी। डिवाइन एनवॉय लॉर्ड, आपके आदेश के अनुसार हमने ग्रेट एल्डर वेनरेबल लियोहो को सेक्ट के एलीट डिसिपल्स के साथ उस लोअर रियलम डीमन लिन फैन को पकड़ने भेज दिया है। मेरा विश्वास है कि अधिक समय नहीं लगेगा और वे उस बेकार इंसान का सिर काटकर डिवाइन पैलेस को भेंट कर देंगे। सुनहरे वस्त्र पहने एनवॉय ने शांत भाव से स्पिरिचुअल टी की एक चुस्की ली। फिर उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। सिर्फ एक ऐसा लोअर रेल्म कचरा जिसकी सुप्रीम बोन छीन ली गई और जिसकी डबल प्यूपल्स भी निकाल ली गई। क्या वह सचमुच इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे स्वयं यहां आना पड़े? अगर पैलेस मास्टर ने स्पष्ट रूप से यह आदेश न दिया होता कि जड़ तक सब कुछ समाप्त कर दो, तो मैं उसका नाम सुनना भी पसंद न करता। ब्लेजिंग फ्लेम एम्परर तुरंत सिर झुकाकर हंस पड़ा। बिल्कुल सही कहा डिवाइन एनवॉय लॉर्ड, आपकी डिवाइन पावर के सामने वह डीमन तो एक चींटी के बराबर भी नहीं है। वेनरेबल लियोहो के लिए उसे पकड़ना तो बच्चों का खेल होगा। लेकिन जैसे ही उसकी चापलूसी भरी बात समाप्त हुई, हॉल के बाहर का आकाश अचानक गरज उठा। बिना किसी चेतावनी के एक तीखी ठंडरस रोअर पूरे सेक्ट में गूंज गई। उसी समय सोल हॉल की दिशा से घबराहट भरी घंटियों की आवाज आने लगी। सेक्ट मास्टर, बुरी खबर! सेक्ट मास्टर! एक ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट डिसाइपल जो खून से लथपथ था, घबराहट में हॉल के भीतर भागता हुआ आया। वह सीधे फर्श पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था और वह आतंकित स्वर में चिल्लाया, ग्रेट एल्डर वेनरेबल लियोहो और उनके साथ गए 2 एल्डर्स की लाइफ टैबलेट्स अभी कुछ ही क्षण पहले पूरी तरह टूट गई हैं। क्या?
ब्लेजिंग फ्लेम एम्परर का चेहरा अचानक बदल गया। वह जोर से मेज पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। यह असंभव है। ग्रेट एल्डर वेनरेबल ली हुआ लाइफ एंड डेथ रेल्म पीक का सर्वोच्च विशेषज्ञ था। कांगलन रेल्म के दक्षिणी क्षेत्र में ऐसा कौन है जो उसे मार सके? जमीन पर घुटनों के बल बैठे डिसाइपल का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आवाज में रोने जैसा कंपन था। ये सच है। सेक्ट मास्टर और डीमन लॉर्ड लिनफान ने उन दो अपंग होकर लौटे डिसाइपल्स के माध्यम से एक संदेश भी भेजा है। क्या संदेश? ब्लेजिंग फ्लेम एम्परर ने दांत भींचते हुए गरज कर पूछा। डिसाइपल ने कांपते हुए कहा, उसने कहा कि आप अपनी गर्दन साफ करके तैयार रखें, क्योंकि आज वह स्वयं ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट में आएगा और आपका सिर काट कर ले जाएगा। हरामजादा! कितनी बेहुदा और घमंडी बात! ब्लेजिंग फ्लेम एम्परर गुस्से से कांप उठा। उसके शरीर से भयावह फायर एम्परर प्रेशर फूट पड़ा, जिसने हॉल के भीतर लगी जेड टाइल्स को तुरंत राख में बदल दिया। एक लोअर रेल्म का कचरा मेरे ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट का अपमान करने की हिम्मत करता है। आज मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक ओर बैठे सुनहरे वस्त्रधारी डिवाइन एनवॉय ने यह सब सुनकर धीरे से अपना टी कप नीचे रख दिया। उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य और रुचि उभरी। दिलचस्प। एक तथाकथित बेकार इंसान वेनरेबल लीहुओ को मार सकता है। लगता है उसके पास कुछ रहस्य अवश्य है, लेकिन इतना घमंड कि वह स्वयं ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट पर चढ़ाई करने की बात करे। अब तो मुझे भी उत्सुकता हो रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह यहाँ तक पहुंचता कैसे है। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही पूरा ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट स्मॉल वर्ल्ड अचानक जोर जोर से कांपने लगा। आकाश और पृथ्वी मानो हिल उठे। स्वर्ग की गहराइयों से एक अत्यंत भारी और भयावह गर्जना सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल और अकल्पनीय शक्ति पूरे स्मॉल वर्ल्ड की वर्ल्ड बैरियर पर लगातार प्रहार कर रही हो। बूम! एक आकाश धरती हिला देने वाले विस्फोट के साथ ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट का वह सेक्ट फॉर्मेशन, जो दसियों हजार वर्षों से सेक्ट की रक्षा कर रहा था, इस बार एक सेकंड भी नहीं टिक पाया। वह सीधे अनगिनत सुनहरी रोशनी के टुकड़ों में बिखर गया। उसी समय उस स्मॉल वर्ल्ड की अत्यंत मजबूत स्पेस बैरियर को भी जबरदस्ती फाड़ दिया गया और आकाश में दसियों हजार मीटर लंबी एक विशाल काली स्पेस रिफ्ट प्रकट हो गई। ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट के अनगिनत डिसाइपल्स भय से कांपते हुए उस दृश्य को देखने लगे। उसी रिफ्ट के भीतर से 5 आकृतियां धीरे धीरे बाहर निकली। सबसे आगे एक साधारण सूती वस्त्र पहने युवा चल रहा था। वह इतना सामान्य दिखाई देता था कि भीड़ में भी खो जाए। वह मैं था। मेरे पीछे 4 ऐसी महिलाएं चल रही थीं, जिनकी सुंदरता और आभा पूरे हेवंस एंड अर्थ को झुका सकती थी। उनके शरीरों से निकलती एम्परर प्रेशर पूरे संसार को हिला रही थी। मैंने शून्य में खड़े होकर शांत स्वर में कहा, मैं लिनफान आज अपने वचन के अनुसार यहां आया हूं। ब्लेजिंग फ्लेम डिवाइन सेक्ट के कुत्तों, सब बाहर निकल आओ और अपनी मौत का स्वागत करो। मेरी आवाज भले ही शांत थी, लेकिन जैसे ही वह पूरे स्मॉल वर्ल्ड में गूंजी, वह अरबों डिवाइन थंडर के एक साथ फटने जैसी प्रतीत हुई। नैसेंट सोल रेल्म से नीचे के दसियों हजार डिसाइपल्स को प्रतिक्रिया करने का अवसर तक नहीं मिला। मेरी आवाज में समाई डिवाइन पावर ने उन्हें सीधे खून उगलने पर मजबूर कर दिया। वे जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांसें टूटने लगीं। जब ब्लेजिंग फ्लेम एम्परर और 9 हेवंस डिवाइन पैलेस के सुनहरे वस्त्रधारी एनवॉय ने मेरे पीछे खड़ी 4 महिलाओं की एम्परर प्रेशर महसूस की, तो उनके चेहरे कागज की तरह सफेद पड़ गए। चार एम्परर, ये कैसे संभव है? कैंगलन रेल्म जैसे निम्न स्तरीय रेल्म में इतनी युवा एम्परर एक्सपर्ट्स अचानक कहां से आ गए? गोल्डन रोब्ड एनवॉय अब अपना घमंड और शांति बनाए नहीं रख सका। उसने अपने सामने की मेज को एक लात में पलट दिया। फिर भयभीत आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, तुम ही लिनफान हो? तुम तो एक बेकार इंसान थे। ये 4 एम्परर एक्सपर्ट्स तुम्हारे आदेश क्यों मान रही हैं? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल मैं सीधे ब्लेजिंग फ्लेम हॉल के ऊपर प्रकट हो गया। मैं ऊपर खड़ा था और नीचे मौजूद लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई देवता धरती पर रेंगते कीड़ों को देखता हो। मरे हुए लोगों को इतने सवाल जानने की आवश्यकता नहीं होती। अभी कुछ देर पहले तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो बताओ तुम में से पहला कौन है जो हमला करेगा? इस समय ब्लेजिंग फ्लेम एम्परर के पैर कांप रहे थे। हालांकि उसके नाम के आगे एम्परर लगा हुआ था, लेकिन वह वास्तव में केवल एक मार्शल एम्परर था, जिसने पिल्स और सीक्रेट आर्ट्स के सहारे जबरदस्ती अपनी शक्ति बढ़ाई थी। लिन शाओया और बाकी तीनों जैसी वास्तविक एम्परर एक्सपर्ट्स के सामने उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह तूफानी समुद्र में तैरती एक छोटी नाव हो, जो किसी भी क्षण टुकड़े टुकड़े हो सकती थी। वह घबराकर गोल्डन रोब्ड एनवॉय की ओर मुड़ा। डिवाइन एनवॉय लॉर्ड, मुझे बचाइए। आप 9 हेवंस डिवाइन पैलेस के प्रतिनिधि हैं। डिवाइन पैलेस के पास उनसे निपटने की कोई सीक्रेट टेक्निक अवश्य होगी। कृपया इन्हें मार डालिए। इस समय गोल्डन रोब्ड एनवॉय मन ही मन ब्लेजिंग फ्लेम एम्परर को कोस रहा था। मूर्ख! 4 एम्परर एक्सपर्ट्स यहाँ खड़ी हैं और तुम चाहते हो कि मैं एक हाफ स्टेप एम्परर आगे बढ़कर मर जाऊं? उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर के भय को दबाने की कोशिश की। फिर उसने मजबूरी में सिर उठाकर मेरी ओर देखा। लिनफान, मैं 9 हेवंस डिवाइन पैलेस का एनवॉय।
जिन वुशुआंगी हूं। अगर तुमने मुझे एक खरोंच तक पहुंचाई तो 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस का क्रोध तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। हमारे डिवाइन पैलेस में कई ऐसे एंसेस्टर्स हैं जो सुप्रीम डिवाइन रियलम में प्रवेश कर चुके हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी समझदारी है, अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठकर इस एनवॉय से माफी मांगो। शायद तब मैं पैलेस मास्टर के सामने तुम्हारे लिए 2 अच्छे शब्द कह दूं और तुम्हारी जान बच जाए। जिन वुशुआंग की बात सुनकर लिन शाओया और बाकी तीनों के मुंह से तिरस्कार भरी हंसी निकल गई। ये लिंगर ने तो सीधे थूकते हुए कहा, 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस आखिर है क्या? ऐसी कौन सी महान चीज है कि मेरे मास्टर उसके आगे घुटने टेकें? आज तुम्हारा यह गंदा मुंह मैं खुद फाड़ दूंगी। ये लिंगर की बात पूरी होते ही उसका शरीर एक जलते हुए गोल्डन क्रो डिवाइन फ्लेम में बदल गया। वह पल भर में जिन वुशुआंग के सामने पहुंच गई और अपना दाहिना हाथ उठाकर पूरी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। जिन वुशुआंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने अपने शरीर की इमॉर्टल एसेंस को सक्रिय करके बचाव करने की कोशिश की, लेकिन एक 9 रिवॉल्यूशंस गोल्डन क्रो डेमन एम्परर के सामने उसका प्रतिरोध कागज से भी कमजोर था। छटाक! एक तीखी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। जिन वुशुआंग का शरीर हवा में सैकड़ों बार घूम गया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा और उसके दांत उसी क्षण रक्त की धुंध में बदल गए। वह सीधे ब्लेजिंग फ्लेम हॉल की छत को तोड़ता हुआ नीचे गिरा और किसी मरे हुए कुत्ते की तरह मलबे के बीच जा पड़ा। ये लिंगर ने अपने हाथ झाड़े और बेहद तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुम जैसे कीड़े मेरे मास्टर का अपमान करने के योग्य भी नहीं हो। आहा! मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिन वुशुआंग मलबे से बाहर निकल आया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसने कांपते हुए अपने वस्त्रों के भीतर से एक सुनहरे रंग का डिवाइन टैलिस्मन निकाला। उस टैलिस्मन से हल्की पवित्र आभा निकल रही थी। उसने अपने हार्ट ब्लड की एक बूंद उस पर थूक दी और पागलों की तरह चिल्लाया, जागो! 9 हेवेंस एंसेस्टर का एवेटार अवतरित हो, मेरे दुश्मनों का विनाश करो। जैसे ही वह डिवाइन टैलिस्मन हार्ट ब्लड से सक्रिय हुआ, पूरा आकाश पवित्र सुनहरी रोशनी से भर गया। एक विशाल सुनहरी छाया धीरे धीरे आकाश की गहराइयों में आकार लेने लगी। उसकी ऊंचाई 10,000 मीटर थी। उस विशाल आकृति से ऐसी डिवाइन माइट निकल रही थी कि एम्परर रेल्म एक्सपर्ट्स तक के चेहरे बदल गए। वह 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस के एक एंसेस्टर की बची हुई डिवाइन विल थी, जिसने सुप्रीम डिवाइन रियलम को प्राप्त कर लिया था। हालांकि वह केवल एक विल अवतार था, लेकिन उसकी शक्ति फिर भी लिन शाओया और बाकी तीनों को गंभीर बना देने के लिए पर्याप्त थी। यही थी एम्परर रेल्म से ऊपर के डिवाइन रेल्म एक्सपर्ट्स की शक्ति। वह विशाल सुनहरी आकृति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। उसकी आवाज आकाशीय गर्जना जैसी थी और उसके हर शब्द से वॉइड में दरारें उभरने लगीं। कौन है जो लोअर रेल्म में 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस की प्रतिष्ठा को चुनौती देने का साहस करता है? जिन वुशुआंग तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, एंसेस्टर, मुझे बचाइए। इस व्यक्ति का नाम लिन फैन है। यह हमारे डिवाइन पैलेस की विरासत को नष्ट करना चाहता है। कृपया इसे यहीं समाप्त कर दीजिए। जिन वुशुआंग की आवाज में पागलपन भर चुका था। उस विशाल सुनहरी अवतार की नजर धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा स्पष्ट देखा, उसकी अब तक शांत और अहंकारी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। लिन फैन, तुम अभी तक मरे नहीं। इतना ही नहीं, तुमने अपनी शक्ति भी वापस प्राप्त कर ली। मैंने आकाश में खड़े उस 10,000 मीटर ऊंचे डिवाइन रेल्म एवेटार को देखा। मेरे होठों पर एक ठंडी और निर्दयी मुस्कान उभर आई। 9 हेवेंस डिवाइन पैलेस के बूढ़े कुत्ते, लिन फैमिली के विनाश वाली लड़ाई में तुम्हारा भी हाथ था, है ना? अगर ऐसा है तो आज मैं पहले थोड़ा ब्याज वसूल कर लेता हूं। मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अनगिनत लोगों की स्तब्ध निगाहों के सामने मेरा पूरा दाहिना हाथ एक ही क्षण में शुद्ध सुनहरे रंग में बदल गया। यह था डिवाइन डीमन परफेक्शन के बाद प्राप्त हुआ डिवाइन डीमन राइट आर्म। उसमें ऐसी विनाशकारी शक्ति समाई हुई थी जो तारों को भी अपने हाथों से चकनाचूर कर सकती थी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुक्का सीधे आकाश में खड़े डिवाइन रेल्म एवेटार की ओर दे मारा। हेलो गाइज, यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर तुम लोग अगला एपिसोड जल्दी और लंबा देखना चाहते हो तो इस वीडियो को हाइप कर दो, एक लाइक कर दो और नीचे कमेंट भी कर दो। तुम लोगों के लाइक्स, कमेंट्स और हाइप से वीडियो की रीच बढ़ती है। जितनी ज्यादा रीच मिलेगी उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगले एपिसोड को और लंबा बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर तुमने इस हफ्ते किसी दूसरी वीडियो को हाइप नहीं किया है तो तुम इस वीडियो को 3 बार तक हाइप कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय गाइज।